हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश टेडीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे डिटेल्ड रिवीजन वीडियो सीरीज में फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं आपकी पूरी एसए 500 सीरीज, जिसमें आते हैं आपके एसए 500, एसए 501, 505, 510, 520, 530 एंड 550। सर तीन और एसेज आते हैं ना, ऐसे 560, 570, 580। जी हाँ, ये हम तीन एसेज आपके कल वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सिर्फ ये 550 तक सारे एसेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सर हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया, आपके ऐसे मॉड्यूल का इंडेक्स है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 पूरा डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 में से ऐसे 320, 315, 330 भी डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 में से आज हम लोग ये सारे 500 वाले एसेज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 अभी हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ऐसे 230। चैप्टर नंबर 7 में से हमने ऐसे 450, 260, 265 डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 8 में से हमने जॉइंट ऑडिट ऐसे 299 डिस्कस कर लिया है। एंड चैप्टर नंबर 11 से हमने ऐसे 210, SQC1 एंड ऐसे 220 डिस्कस कर लिया है। सर हम ऐसे बीच बीच में स्किप कर करके क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम आपका कर रहे हैं सर लॉजिकल सीक्वेंस में, जैसे आपको एसेस करना चाहिए उसी लॉजिकल सीक्वेंस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी लॉजिकल सीक्वेंस में मैंने आपकी ये कॉन्सेप्ट बुक बनाई है प्यारी प्यारी, जो है मात्र 115 पेजेस की। आपको सिर्फ 115 पेजेस में पूरा 100% रेलेवेंट पोर्शन ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट जो है वो इस कॉन्सेप्ट बुक में कवर मिलेगा, जो आपको मिलेगी मात्र 300 रुपीज की हमारी वेबसाइट में, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यस सर, और बहुत जल्दी हम आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक भी ला रहे हैं, बहुत यूनिक फीचर हमारी क्वेश्चन बैंक का, जो बहुत जल्दी हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। एंड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लाने वाले हैं मई 25 के लिए। बहुत सारी चीजें आने वाली है मई 25 के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। यस सर, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस से। सर ऑडिट एविडेंस मतलब क्या होता है? सर हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उस ऑडिट प्रोसीजर से हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है, जिसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज कर रहा है अपने कंक्लूजन बनाने के लिए, जिसके बेसिस पे हम ओपिनियन बनाते हैं। जो मैंने आपको सेम अभी चीज यही बताई कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज कर रहा है, इसमें दो टाइप की इंफॉर्मेशन आ सकती है। या तो जो हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई अकाउंटिंग एंट्री हो गई, हमने उसके इनवॉइसेस चेक कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लिए, लेजर्स चेक कर लिए, ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाली इंफॉर्मेशन आ सकती है। एंड दूसरा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करती है, सपोर्ट करती है, कोरोबोरेट करती है। सर ये क्या बोल रहे हो? कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब सपोर्ट करना। तो कोई भी ऐसी अदर इंफॉर्मेशन जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करती है, जैसे सपोज कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में हमने देख लिया कि हाँ भाई जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन आई है वो हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में भी सेम दिखा रहा है। कोई रिटर्न कंफर्मेशन हमने डेटा से मंगा लिया, क्रेडिटर से मंगा लिया, तो वो भी हाँ उन्होंने जो भेजा है वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो सपोर्ट कर रही है, ऑथेंटिकेट कर रही है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, तो वो भी हमारे ऑडिट एविडेंस में इंक्लूड होती है। ये दोनों चीजें हमारे ऑडिट एविडेंस का पार्ट बनते हैं। अब सर हमारे ऑडिट एविडेंस के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं? तो दो बेसिस पे हम ऑडिट एविडेंस को क्लासिफाई करते हैं। एक आता है आपका नेचर के बेसिस पे एंड एक आता है आपका सोर्स के बेसिस पे। नेचर मतलब कैसा ऑडिट एविडेंस है एंड सोर्स मतलब कहां से मिला है। अब कैसा ऑडिट एविडेंस है? नेचर के बेसिस पे तीन टाइप्स के आपके ऑडिट एविडेंस होते हैं। सबसे पहला जो आपको देखने से मिलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताओ, आप इन्वेंट्री काउंट करने देखने चेक करने गए और आप ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को इन्वेंट्री काउंट करते हुए, तो ये विजुअल है। एक होता है आपका ओरल, जो आप डे टू डे इंक्वायरीज करते हो मैनेजमेंट से, वो जो भी चीजें बताते हैं आपको कि हाँ भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो ये ओरल ऑडिट एविडेंस आपके लिए। तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री, आप जो चीजें उनसे लिखवा के ले लेते हो, जैसे सपोज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इनवॉइसेस, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, डेबिट नोट्स, ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये तीन टाइप के आपके एविडेंस होते हैं बेस्ड ऑन नेचर। और सोर्स के बेसिस पे आपके दो टाइप के ऑडिट एविडेंस होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल, कि भाई जो हमारे एंटिटी के इंटरनली मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस जो जनरेटेड बाय इंटरनल एंटिटी। एंड दूसरे आपके एक्सटर्नल होते हैं, जैसे सपोज आपने किसी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दिया, तो बाहर वाला बंदा जब हमको कंफर्म करके बताएगा हाँ भाई ये सही है, हाँ भाई ये गलत है, तो वो भी हमारा ऑडिट एविडेंस होता है। वो हमारे सोर्स के बेसिस पे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, अब ये बोल रहा है कि भाई हमारा मकसद होता है, ऑडिटर का मकसद होता है कि भाई उसे एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलना चाहिए। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको मिलना चाहिए। ऑडिट एविडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने ऑडिटर्स के ओपिनियन को सपोर्ट कर पाए। बिना ऑडिट एविडेंस के हम कभी भी ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर हमने ओपिनियन दे भी दिया तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी टू ऐसे माना जाएगा और उस पर हमारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी लग सकते हैं। तो ऑडिट एविडेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये क्यूमुलेटिव होता है नेचर में। क्यूमुलेटिव मतलब क्या? सारे ऑडिट एविडेंस को मिला के हम एक ओपिनियन बनाते हैं। हम किसी भी ऑडिट एविडेंस को ऐसे आइसोलेशन कंसिडर नहीं करते हैं, हम
सारे एविडेंस को मिला के एक देखते हैं कि भैया इतने सारे एविडेंस मिले, इसमें ये बोला, इसमें वो बोला, उसमें ये बोला, तो सारे एविडेंस को मिला के हम कंसिडर करते हैं कि हमें कौन सा ओपिनियन बनाना चाहिए, ठीक है। और ये हम जब ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं तब उससे हमें ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो वो इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करती है या फिर कोरोबोरेट करती है मैनेजमेंट के असर्शंस को, कि असर्शंस मतलब क्या होता है वो हम नीचे अच्छे से, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले। असर्शंस का मतलब ऐसा समझ लीजिए, जो भी चीजें मैनेजमेंट ने बोली है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो चीजें कंफर्म करती है, वो चीजों को सपोर्ट करती है। वैसा इंफॉर्मेशन भी हमें मिल सकता है कि हाँ भाई मैनेजमेंट ने बोला है वो सब कुछ सही बोला है, या फिर दूसरी भी ऐसी ऑडिट एविडेंस हमें मिल सकता है, दूसरी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है उन असर्शंस को, तो इसको भी हम ऑडिट एविडेंस बोलेंगे, ठीक है। एक और चीज ऐसी हो सकती है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी एब्सेंस है, उसको भी हम ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे यहां पे दिखा गया है कि भाई आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आपके बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं है ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, सो यू कैन दिस एज एन ऑडिट एविडेंस, यू कैन यूज दिस एज एन ऑडिट एविडेंस कि हाँ भाई एंटिटी के पास ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, अब पता चला कहीं से कोई ट्रेड रिसीवेबल आ गया हमारे पास। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस बन सकता है। और हमारा काम पूरे ऑडिट में मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है। ऑडिट एविडेंस लो और उसको इवैल्यूएट करो कि भाई उसके मतलब से, उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं। मोटा मोटा हमारे पूरे ऑडिट में यही काम रहता है, ठीक है। ये आपका पूरा एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बढ़िया सा, कि बताए वो कोई भी एक लाइन उठा देगा, क्यूमुलेटिव नेचर होता है, एक्सप्लेन करो, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो कंस्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस, ये एक्सप्लेन करो। तो ऐसे कोई भी लाइन उठा के वो बोलेगा बताओ, आप एक्सप्लेन करके बताओ, 4-5 मार्क में पूछ लेगा, तो आपको ये पूरे 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ये दोनों टॉपिक्स हैं थोड़ा इंटरचेंज हो गए थे, तो इसको आप इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में, कि सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने ये अपना सी इंटर के रिवीजन सीरीज शुरू करी है, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। अब ये सफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, तो सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि हमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस लेना है। नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंस जो होता है ना वो, तो आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस लेना है। एंड दूसरा आपको एप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है। एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा एविडेंस ले तो लिया लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसको देख के हम कभी रिलाई नहीं कर सकते उसकी कि भाई हाँ वो ऑडिट एविडेंस सही है। तो आपको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है एंड क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। अगर आपने ज्यादा क्वालिटी वाला ऑडिट एविडेंस ले लिया तो हो सकता है कि आपको कम क्वांटिटी वाला ऑडिट एविडेंस लेना पड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर उस ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी कम है तो भी आप ज्यादा क्वांटिटी के ऑडिट एविडेंस लेके आप सफाइज नहीं कर सकते, सेटिस्फैक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर एप्रोप्रिएटनेस ज्यादा होगी, सफिशिएंसी कम होगी तो चलेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्वालिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी कम होगी तो चलेगा, लेकिन अगर क्वालिटी कम है और क्वांटिटी ज्यादा है तो नहीं चलेगा भाई, क्वालिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यस सर। अब ये एप्रोप्रिएटनेस में आपकी दो चीजें आती है, हम दो चीजें चेक करते हैं, उस ऑडिट एविडेंस की रेलेवेंस एंड उस ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी, कि क्या वो ऑडिट एविडेंस हमारे लिए रेलेवेंट है, एंड दूसरा क्या वो ऑडिट एविडेंस रिलायबल है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यस सर। अब ये सफिशिएंसी का हम क्या चेक करते हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेने हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कम ऑडिट एविडेंस लेना है। तो इसके 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सफिशिएंसी है कि नहीं है ऑडिट एविडेंस की। 3 कौन कौन से फैक्टर्स है सर, सबसे पहला आपका ऐसे 320 में मटीरियलिटी, फिर आपका रोमा में ऐसे 315 का, ये हमारा है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं सर, मटीरियलिटी में क्या बोल रहा है सर, अगर कोई भी चीज हमारे लिए लेस मटेरियल है, यूजर्स के लिए लेस मटेरियल है, तो फिर हम उसके लिए लेस एविडेंस लेंगे, ठीक है। कोई भी अगर चीज है जो हमारे लिए मटेरियल नहीं है, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए हम कम एविडेंस लेंगे। जो भी चीज हमारे लिए ज्यादा मटेरियल होगी उसके लिए हम ज्यादा एविडेंस लेंगे। रोमम की बात कर लेते हैं, अगर जहां पे ज्यादा रोमम है, मतलब जहां पे, यहाँ पे तो लोअर की बात करिए, तो जहां पे लोअर रोमम है वहां पे हम कम एविडेंस लेंगे, जहां पे ज्यादा रोमम है वहां पे हम ज्यादा एविडेंस लेंगे। एंड तीसरा ये बोल रहा है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। सर ये पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे 530 में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि पॉपुलेशन मतलब ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, कि भाई हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको मिला के हम पूरा पॉपुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, उस पॉपुलेशन का साइज देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। साइज मतलब सपोज उस पॉपुलेशन का बहुत छोटा साइज है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। सपोज वो पॉपुलेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि भाई सिमिलर नंबर ऑफ आइटम्स है, सिमिलर अमाउंट्स आ रहे हैं, बहुत ऐसे ज्यादा डेविएशन नहीं है आपके अमाउंट्स में, सिमिलर रेंज में आ रहा है,
है तो फिर हम यहाँ पे कम एविडेंस लेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन बड़ा हो और आपका हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो कि भाई आपका पता नहीं एक अमाउंट तो 1 रुपया और दूसरा अमाउंट 1 करोड़ रुपया, ऐसे आपका रेंज भी बहुत बड़े बड़े हो, तब हम यहाँ पे ज्यादा एविडेंस लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाइस वर्सा फॉर ऑल, मतलब मटीरियलिटी ज्यादा हो तो ज्यादा एविडेंस लेंगे, रोमम ज्यादा हो तो ज्यादा एविडेंस लेंगे, साइज बड़ा है और आपका हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो हम ज्यादा एविडेंस लेंगे। ये आपके सफिशिएंसी के फैक्टर्स थे, ठीक है, आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, जो एविडेंस हमें चाहिए रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, जिसके बेसिस पे हम अपना ऑडिट ओपिनियन बनाते हैं। वो हमारे दो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे 315 वाला आपका रैप एंड ऐसे 330 वाला आपका फैप, मतलब टीओसीज एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, यस सर। अब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे जो हमने रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी की बात करी। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, रेलेवेंस मतलब लॉजिकल कनेक्शन, कि भाई मैं गया इन्वेंट्री चेक करने और मुझे तुम अपना ऑडिट एविडेंस दे रहे हो ट्रेड रिसीवेबल्स का, क्या ये ऑडिट एविडेंस मेरे लॉजिकली कनेक्टेड है जिसके पर्पस से मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर कर रहा हूं? नहीं सर, मेरा पर्पस ऑडिट प्रोसीजर करने का क्या है, इन्वेंट्री के लिए ऑडिट एविडेंस लो, लेकिन तुम मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट एविडेंस दे रहे हो तो ये ऑडिट एविडेंस मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन अपने पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के साथ, कि मेरा जो पर्पस है ऑडिट प्रोसीजर का, क्या वो ऑडिट एविडेंस उसके लिए लॉजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, यस सर। दूसरा क्या बोलता है सर, रिलायबिलिटी, क्या मैं उस ऑडिट एविडेंस पे रिलाय कर सकता हूं? अब ये जो आपकी रिलायबिलिटी होती है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो आपकी रिलायबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन की, वो आपके सोर्स पे डिपेंड करती है, कहां से आपको वो ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, क्या नेचर है उस ऑडिट एविडेंस का, क्या सर्कमस्टेंसेस है जहां पे जिसमें आपको वो ऑडिट एविडेंस मिला है, क्या कंट्रोल्स है, अगर आपको वो ऑडिट एविडेंस एंटिटी के अंदर से मिला है तो क्या कंट्रोल्स है उसके प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर। मतलब पता चला कि हाँ भाई ऑडिट एविडेंस जो हमें एंटिटी से मिला है उसमें बहुत बढ़िया कंट्रोल्स लगा रखे हैं, उसमें चेंजेस होने के, छेड़छाड़ होने के, अल्टरेशन होने के बहुत कम चांसेस है, तो हाँ भाई वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल है। नहीं भाई वो कंट्रोल्स जो उस पे एंटिटी पे लगा रखे, एंटिटी ने लगा रखे उसके प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, वो बहुत खराब है, बहुत वीक है, बहुत मैनेजमेंट उसको ओवरराइड कर सकती है, तो फिर हम उस एविडेंस पे रिलाय नहीं कर सकते। ऐसी चीजें बता रही है कि भाई हमारे 4 चीजें होती है जो हमें चेक करनी पड़ती है रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि ऑडिट एविडेंस पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ जनरलाइजेशन है अबाउट रिलायबिलिटी, मतलब जनरली अगर ऐसा सर्कमस्टेंस है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये ऑडिट एविडेंस जो है वो हमारे लिए रिलायबल है। हालांकि यहां पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जनरलाइजेशन है अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि भाई हमारी ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है जब ये सिचुएशन होते हैं। क्या क्या सिचुएशन है सर? सबसे पहला, अगर वो ऑडिट एविडेंस हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी से मिल रहा है, अगर बाहर किसी से मिल रहा है तो बाहर वाला बंदा क्यों ऑडिट एविडेंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, क्यों अल्टरेशन करने की कोशिश करेगा, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्टेड तो है नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं, तो इसलिए बाहर से जो भी एविडेंस मिलता है वो हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होता है। अब इसमें मैंने जैसे आपको बताया ना, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सपोज वो जो बाहर से जो हमें एविडेंस मिल रहा है वो किसी रिलेटेड पार्टी से मिल रहा है, अब रिलेटेड पार्टी तो भाई वो कर सकती है ना, वो कुछ एविडेंस में छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी रिलेटेड पार्टी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कम रिलायबल होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, यहां पे जो भी हमने बोला है इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा मानते हैं कि बाहर से जो भी एविडेंस मिला है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो भी एविडेंस मिला है वो हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है। दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, अगर एंटिटी के अंदर से अगर हमें कोई भी एविडेंस मिला है, अगर उस पे कंट्रोल्स जो थे वो इफेक्टिव है, एंटिटी के जो भी कंट्रोल्स है वो इफेक्टिव है, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये ऑडिट एविडेंस हमारे लिए रिलायबल है। तीसरा, अगर कोई ऑडिट एविडेंस हमें डायरेक्टली मिल रहा है, ऑडिटर को डायरेक्टली मिल रहा है, मतलब एंटिटी के थ्रू नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली अगर हमें वो ऑडिट एविडेंस मिल रहा है तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होता है। जैसे सपोज बैंक के कंफर्मेशंस भेजा हमने, ठीक है, बैंक को हमने बोला भाई तुम कंफर्मेशन भेजो तो हमें डायरेक्टली भेजो, एंटिटी के थ्रू मत भेजो, क्योंकि एंटिटी के थ्रू आएगा ना, एंटिटी, बैंक ने एंटिटी को कंफर्मेशन भेजा, एंटिटी अगर हमें वो कंफर्मेशन दे रही है तो एंटिटी तो उसमें कुछ भी झोलझाल कर लेगी, लेकिन अगर बैंक हमें वो डायरेक्टली कंफर्मेशन भेजेगा तो उसमें झोलझाल होने के कम चांसेस है। इसलिए बोल रहा है कि अगर कोई एविडेंस है जो हमें डायरेक्टली मिल रहा है वो ज्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू कोई ऑडिट एविडेंस जो हमें इनडायरेक्टली मिलता है। चौथी चीज कि भाई बोल के तो सब लोग मुकर जाते हैं, इसलिए हमें उनसे लिखवा के ले लेना चाहिए। तो कोई भी अगर ऑडिट एविडेंस हमें डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिल रहा है, भले वो पेपर में मिल रहा हो लिख के या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिकली फाइल उसने मेल वेल कर दिया हो, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है अदर देन ऑडिट एविडेंस जो हमें ओरली ऑब्टेन होता है। ओरली तो भाई कोई भी बोल के मुकर जाता है, इसलिए लिखा हुआ ऑडिट एविडेंस हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है। एंड लिखे हुए में भी अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो भाई बहुत ज्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू योर फोटोकॉपीज, योर फैक्स, ये सबसे ज्यादा रिलायबल होता है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, फोटोकॉपी और फैसिमिल से, ठीक है, क्योंकि भाई उसको
बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसलिए तो सब आपका मानते हैं ना, सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए ताकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल होता है इसलिए। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है बढ़िया सा कि भाई क्या जनरलाइजेशन से रिलायबिलिटी के लिए, तो आपको ऐसे 5 जनरलाइजेशन बताने पड़ेंगे कि भाई कब कब कौन कौन से सिचुएशन में आपका ऑडिट एविडेंस जो है वो ज्यादा रिलायबल हो सकता है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कि भाई आप ऑडिट एविडेंस लेने तो जा रहे हो, उस ऑडिट एविडेंस लेने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। सर एक सेकंड, आपने यहां पे भी तो सेम ही हेडिंग बताई, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अब हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, तो सर हम ये वाला लिखें या फिर हम ये वाला लिखें। तो वैसे मैं आइडियली आपको बताऊंगा, तो आइडियली आपको दोनों लिख देना चाहिए, क्योंकि इसका आप देखेंगे इसमें कुछ लिखना है नहीं आपको ज्यादातर, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों में डिफरेंशिएशन देखना चाहो ना, तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें क्वेश्चन में ये वाली लाइन में मेंशन होगी कि एविडेंस टू ड्रॉ रीजनल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग विच प्रोसीजर्स, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको ये वाला लिखना है। अगर ऐसा करके नहीं पूछे तो आपको ये वाला लिखना है। फिर भी सेफर साइड के लिए आई वुड से कि आप दोनों लिख के आइए, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जहां जहां से भी जो भी हेडिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी हेडिंग हम आपको ऑलरेडी लिख के देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एग्जाम में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें आंसर आता तो है लेकिन हमें यही पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है। वो सारी प्रॉब्लम हमने आपके इस कॉन्सेप्ट बुक से सॉल्व कर दी है। ठीक है, यस सर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे हैंडरिटन नोट्स से, एचएन मतलब हैंडरिटन नोट्स। तो ये है हमारे प्यारे प्यारे हैंडरिटन नोट्स, जहां पे भी हमें लगता है कि हमें कुछ मेमोरी टेक्निक बना के, कुछ ऊपर नीचे करके, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर चीजों में बांट के आपको समझाना पड़ेगा चार्ट डायग्राम में, तो हम आपके हैंडरिटन नोट्स बनवाते हैं। एंड इस हैंडरिटन नोट्स की लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वो जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके लिए अपडेट्स आएंगे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए, वो सारे अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, क्या क्या प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इसका हम एग्जांपल लेंगे एक इन्वेंट्री काउंट का, कि आप लोग करने जा रहे हो इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री काउंट मतलब क्या होता है कि सर 31 मार्च को सपोज एंटिटी ने अपनी बैलेंस शीट पे 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री दिखा रखी है, स्टॉक दिखा रखा है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ता है उनके फैक्ट्री पे जाके, उनके प्रेमाइसेस पे जाके, कि भाई उनकी 10 लाख की इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च है या फिर नहीं है। उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री काउंट, कि हम इन्वेंट्री जाके काउंट करते हैं। ऑब्वियसली हम अकेले नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं हमारे साथ, तो वो इन्वेंट्री काउंट हमें चेक करना है। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहली चीज, मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भाई तुम्हारा इन्वेंट्री काउंट कब होने वाला है। इंक्वायरी लूंगा, क्या बोलते हैं इसको, इंक्वायरी। इंक्वायरी हमारी डे टू डे चीजों में चलती रहती है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला अमाउंट क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑडिट प्रोसीजर्स जो हम परफॉर्म करते हैं हमारे पूरे ऑडिट में। इंक्वायरी मतलब मुंह से बातें बातें करना मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो इंक्वायरी होती है, सबसे पहले हम इंक्वायरी लेंगे मैनेजमेंट के काउंट की, कि भाई कैसा काउंट होने वाला है। दूसरा, मैं जाऊंगा वहां पे काउंट करने के लिए, और जो भी लोग काउंट कर रहे होंगे ना, मैनेजमेंट के लोग काउंट कर रहे होंगे, तो मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा। क्या करूंगा सर, ऑब्जर्व करूंगा कि भाई तुम कैसा काउंट कर रहे हो, सही काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ये जो भी मैंने इंक्वायरी करी ना मैनेजमेंट से, जो भी मैंने इंक्वायरी करी कि मैनेजमेंट ये काउंट करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, इस काउंट के ऊपर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। जो भी मैनेजमेंट ने मुझे डॉक्यूमेंट दिया होगा कि हाँ भाई देखो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम काउंट करने वाले हैं, तो उस डॉक्यूमेंट पे मैं एक एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा कि हाँ भाई तुम्हारे पिछले साल इतनी सेल्स थी, उसके हिसाब से तुम्हारे इतने स्टॉक थे, तो इस साल तुम्हारी इतनी सेल है तो लगभग इतने स्टॉक होने चाहिए, तो उस हिसाब से तुम्हारे पास इतना स्टॉक है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक करना होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हम बहुत अच्छे से ऐसे 520 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं इन्वेंट्री काउंट करने। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को इन्वेंट्री काउंट करते हुए, फिर मैं बोला नहीं भाई तुम अच्छे से इन्वेंट्री काउंट नहीं कर रहे हो, रुको मैं करता हूं इन्वेंट्री काउंट। तो मैं उनके प्रोसीजर्स को रीपरफॉर्म करूंगा। मैं खुद जब मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, रीपरफॉर्मेंस। जब मैं खुद प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं तो उसको हम रीपरफॉर्मेंस बोलते हैं। फिर इन्वेंट्री काउंट हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट ने सारे अपने जो भी इन्वेंट्री काउंट के रिजल्ट्स थे कि हाँ भाई इतनी इतनी इन्वेंट्री, ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास इतना, ये वाला प्रोडक्ट इतना है, वो मैनेजमेंट ने एक फाइल में लिखा। वो फाइल को मैं इंस्पेक्ट करूंगा कि हाँ भाई जो मैंने इन्वेंट्री काउंट में किया था वही काम मैनेजमेंट ने अपनी फाइल में लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करना। फिर इंस्पेक्शन जब मैं वो रिकॉर्ड को चेक कर रहा हूं तो मैं रिकैलकुलेट करूंगा कि मैनेजमेंट ने जो भी प्लस माइनस किया है वो प्लस माइनस सही से किया है कि नहीं किया है, तो मैं रिकैलकुलेशन करूंगा। और मैनेजमेंट बोलेगी यार ये वाला जो स्टॉक है ना, ये हमारे पास तो नहीं है, हमारा ही स्टॉक है लेकिन हमारे पास नहीं है, कोई थर्ड पार्टी के पास है, तो मैं उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा लूंगा।
क्या मंगा लूंगा सर? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ऐसे आपके 7 प्रोसीजर्स है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब मैं चाहता तो आपको कुछ मेमोरी न्यूमोनिक बना के भी दे सकता था, जैसे सपोज ए है, ओ है, आर है, ए ओ आर आई आर ई ओ ई आर, ऐसा करके कुछ तो मेमोरी न्यूमोनिक बना के दे सकता था। बट मेरा पर्पस ये है कि सर हम बहुत ज्यादा जब न्यूमोनिक बनाते हैं ना तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये तो मुझे न्यूमोनिक तो याद हो गया, लेकिन उस न्यूमोनिक में ए का मतलब क्या था, अरे ओ का मतलब क्या था, अरे आई का मतलब क्या था, तो वही याद नहीं रहता। तो आप अगर देखेंगे, आपने अगर मेरे पूरे रिवीजन वीडियोस देखे होंगे अभी तक के, तो आपको पता चला होगा कि मैंने अभी तक आपको एक भी न्यूमोनिक नहीं बनवाया है, क्योंकि भाई न्यूमोनिक को याद रखना ही खुद में सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग काम है। इसलिए मैं आपको ऐसा स्टोरी फॉर्म में थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करता हूं, जिससे आप याद रखें, जिससे आपको वो पूरा वर्ड ही याद आ जाए। ठीक है, और ये इसकी एक और क्या बोलते हैं बेनिफिट ये होता है कि जब भी मैं आपको न्यूमोनिक बनवाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कि न्यूमोनिक बनवाऊंगा ही नहीं, लेकिन वो बहुत थोड़े से न्यूमोनिक बनाऊंगा तो आपको वो एकदम याद रह जाएंगे कि अच्छा ये न्यूमोनिक बनवाया था, उसका ये फुल फॉर्म था। बहुत थोड़े से, बहुत रेयरली हम वो कोई भी न्यूमोनिक बनाएंगे, वो भी आपके लास्ट वाले चैप्टर्स जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उनमें बनाएंगे। यहां पे मैं आपको कोई भी न्यूमोनिक नहीं बनवाऊंगा, सिर्फ एक डायरेक्टली स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, यस सर। चलिए यहां से हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहां पे मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले हम करते हैं सर इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या होता है सर? इंक्वायरी मतलब जिसके पास भी नॉलेज है उस पर्सन से जाके बात कर लो, उस पर्सन से जाके इंफॉर्मेशन ले लो। तो उसमें हम क्या करते हैं सर? इंफॉर्मेशन लेते हैं जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, बोथ फाइनेंशियल भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और विद इन द एंटिटी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आउटसाइड द एंटिटी वाले लोगों से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब जिससे भी इंफॉर्मेशन लेनी है हम ले सकते हैं इंक्वायरी के थ्रू। ये हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं आपके ऑडिट में। हम इसको बहुत बार, मैंने आपको बताया ना कि हम बार बार इंक्वायरी करते रहते हैं बहुत सारी चीजें पूछने के लिए। ठीक है, इसमें हम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज भी इंक्लूड करते हैं कि भाई हम लिख के उनसे सारी चीजें पूछ रहे हैं, या फिर हम ओरली जो हम नॉर्मली उनसे जाके पूछते रहते हैं, तो ये इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज भी आ जाती है। फिर ये जो रिस्पॉन्स दिया उन्होंने इंक्वायरी का, इसको हम इवेल्युएट करते हैं। ये भी हमारा एक इंक्वायरी प्रोसेस का पार्ट ही है। इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या? इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंक्वायरी प्रोसेस का, कि उसने जो रिस्पॉन्ड दिया है, रिस्पॉन्सेस दिए हैं, मैंने कुछ पूछा उससे, उसने जो रिस्पॉन्ड किया उसको मैं इवेल्युएट करूंगा। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स मिला है मुझे इंक्वायरी का, इससे मुझे वो इंफॉर्मेशन पता चल सकती है जो मेरे को कभी पता ही नहीं थी। मैंने पूछा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमने ये वाला एडजस्टमेंट क्यों किया? तो वो बोलते हैं भाई इस बार ना हमारा एक लिटिगेशन आ गया था जिसकी वजह से हमें पेनल्टी पे करनी पड़ गई थी। तो इंक्वायरी जो हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं इंक्वायरी के, वो मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन भी बता सकते हैं जो मेरे पास पहले थी ही नहीं, या फिर वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कोरबरेट करती है मेरे ऑडिट एविडेंस को, कि मेरे पास पहले से एक ऑडिट एविडेंस है, मैंने इससे जाके कंफर्म कर लिया और उसने मुझे बता दिया कि हाँ भाई ये सही है जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिला है। तो सपोर्ट करना, कंफर्म करना, इसको हम बोलते हैं कोरबरेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सेस से मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इंक्वायरी करने से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो मेरे प्रीवियस, जो मेरे पास जो भी ऑडिट एविडेंस पड़ा है, जो भी अदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, उससे सिग्निफिकेंटली डिफर करती हो। ठीक है, ऐसा भी पता लग सकता है। आप सपोज किसी ने एक्सटर्नल, मैंने किसी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, मैं बोला भाई तू बता दे तू डेटर है क्या एंटिटी का 1 लाख रुपए से? उसने बोला नहीं भाई मैं तो 50,000 रुपए से डेटर हूं। ठीक है, अब मैं मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करने गया, मैंने मैनेजमेंट को पूछा भाई ये तो बोल रहा है कि वो आपका 50,000 रुपए से डेटर है, आपने उसको 1 लाख का डेटर दिखा रखा है, तो क्या सही है? मैनेजमेंट बोलता है नहीं भाई वो तो हमारा 1 लाख से ही डेटर है। तो ये क्या हो गया? आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है कि भाई वो 50,000 से डेटर है, और मैनेजमेंट बोल रही है इंक्वायरी के बाद आपको पता चला नहीं तो 1 लाख से डेटर है, तो ये डिफर करता है सिग्निफिकेंटली। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाए जो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है अदर इंफॉर्मेशन से जो आपने ऑब्टेन करी है। ऑल्दो इंक्वायरी जो है वो आपको इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी डज नॉट प्रोवाइड यू विद सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ये सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी प्रोवाइड नहीं करती है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती एट असर्शन लेवल, एंड दूसरा ना ही ये कंट्रोल्स के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है। मतलब ये बोल रहा है कि आप इंक्वायरी करो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, और इंक्वायरी करनी भी चाहिए, ये हमारा एक्सटेंसिवली हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको और भी ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ये साथ में करने पड़ेंगे इंक्वायरी के साथ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करके आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकते, नाइदर अबाउट योर मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नहीं अबाउट योर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। मतलब ना ही टीओसी और ना ही टीओडी, आपको ये दोनों बिना किए आप सिर्फ इंक्वायरी के बेसिस पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, यस सर। अब सेकंड क्या था सर हमारा? हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स किए, हम ऐसे 520 में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। थर्ड, फिर मैं इन्वेंटरी काउंट करने गया, मैंने उनको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है सर? मैं लोगों को देखता हूं, प्रोसेस को होता हुआ देखता हूं बाय अदर्स। कोई दूसरा बंदा है जो प्रोसेस कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूं कि वो कैसे प्रोसेस कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना सर,
एक बात ध्यान रख लेना, जब पापा आते हैं तब तो हम पढ़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही पापा जाते हैं वैसे ही हम फिर से फोन खेलने लग जाते हैं, गेम खेलने लग जाते हैं। तो वैसा ही ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशन है कि मैं अगर किसी को देख रहा हूं कि वो काम कैसा कर रहा है तो वो काम अच्छा करेगा। जिस टाइम पे मैं उसको देख रहा हूं उस टाइम पे वो काम अच्छा करेगा। एंड हो सकता है कि मैं उसको देख रहा हूं वो काम करते हुए, इसलिए वो काम वो अलग तरीके से कर रहा हूं, सही तरीके से कर रहा हूं। जैसे ही मैं चला जाऊंगा वैसे ही वो काम फिर से गलत तरीके से करने लग जाएगा। तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन है ऑफ योर ऑब्जर्वेशन कि भाई वो सिर्फ उसी टाइम पे हम ऐसा लगा बोल सकते हैं कि हाँ भाई जिस टाइम में उसको ऑब्जर्व कर रहा था उस टाइम तो उसने अच्छा काम किया है। ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हाँ भाई पूरे साल ही वो अच्छा काम करता होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं सर ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं खुद रीपरफॉर्म करूंगा इन्वेंटरी काउंट। तो रीपरफॉर्मेंस करने क्या, रीपरफॉर्मेंस मतलब क्या है, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है प्रोसीजर्स को जो एंटिटी के जो ओरिजिनली एंटिटी ने खुद परफॉर्म किए थे। एंटिटी ने खुद परफॉर्म किया था, अब मैं उसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे रीपरफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमने बात किया सर, नेक्स्ट हमने इंस्पेक्शन के जो भी इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स बन गए उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जब मैं डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता हूं इन डिटेल जिससे मैं ऑडिट एविडेंस ले सकूं, उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हमेशा डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स का होता है, ये बात ध्यान रख लेना। मैं आपको इतनी डिटेल में एक एक प्रोसीजर क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है या तो वो बोले भाई इंस्पेक्शन को एक्सप्लेन कर दो 4-5 मार्क के लिए, या तो वो बोले कोई एक ऐसा केस स्टडी बना दे, इसके ज्यादा चांसेस है केस स्टडी वाले के कि वो केस स्टडी बना दे, अलग अलग प्रोसीजर्स बता दे और बोलो बताओ ये कौन सी प्रोसीजर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन है, रिकैलकुलेशन है, इंस्पेक्शन है, इंक्वायरी है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है सर, एग्जामिन करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स डिटेल में ताकि हम ऑडिट एविडेंस ले पाए, भले वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हो सकता है, भले वो पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकती है एसेट की, इन सब को हम इंस्पेक्शन ही बोलते हैं। ये आपके केस स्टडी में आया हुआ है। ठीक है, भले आप इंटरनल करो, एक्सटर्नल करो, भले पेपर वाले डॉक्यूमेंट को चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक फाइल को चेक करो, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो एसेट का, तो भी हम उसको इंस्पेक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं एसेट की कि हाँ भाई ये एसेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हमें ओनरशिप के बारे में नहीं बताते, ना ही वैल्यू के बारे में बताते हैं कि भाई इस एसेट की कितनी वैल्यू है, इसके बारे में हमें नहीं बताते हैं, ना ही ये किसकी ओनरशिप है ये भी हमें नहीं बताते हैं। कुछ जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अगर किसी टेंजिबल एसेट्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हमें वो रिलायबल ऑडिट एविडेंस देते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में, हाँ भाई ये टेंजिबल एसेट हमको दिख रही है ना सामने, ये तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन भाई ऐसे इंस्पेक्शन करने से आपको उसकी ओनरशिप का तो पता नहीं चलेगा ना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का पता नहीं चलेगा, उसके वैल्यूएशन के बारे में पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको अलग चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो यही चीज ये बोल रहा है कि इंस्पेक्शन करने से हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर असर्शन के बारे में पता चले, बाकी दूसरे असर्शंस के बारे में पता ना चले। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि आप करने गए, क्या करने गए सर, फिजिकल एग्जामिनेशन करने गए एसेट का। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या कि भाई आप एंट्री के प्रेमाइसेस पे गए, फैक्ट्रीज में गए, देखने गए कि भाई ये जो एसेट उनके बैलेंस शीट पे दिख रही है, उन्होंने बोला भाई ये मशीन है हमारे पास, ठीक है, हम चेक करने गए कि ये मशीन तुम्हारे पास एक्चुअली में तुम्हारी फैक्ट्री पे है या फिर नहीं है। तो हम गए चेक करने, हमको वो मशीन दिख रही है, मतलब एग्जिस्टेंस तो है कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो देख के हम ऐसे थोड़ी पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये एंटिटी की ही मशीनरी है, ये वैल्यूएशन इसका सही है। तो ये चीज है, इसलिए बोलते हैं इंस्पेक्शन में ये दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि भाई हम सारे असर्शंस को टेस्ट नहीं कर सकते। सर असर्शंस आप करते रहो, यहाँ पे हम असर्शंस बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्शन के बाद हमने क्या किया सर, जो भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उसको हम रीकैलकुलेट करेंगे। रीकैलकुलेट मतलब क्या, हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी उसकी चेक करेंगे कि जो भी उन्होंने मैथमेटिक्स लगाया है अपने डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स में वो मैथमेटिकली सही है या फिर नहीं है। नेक्स्ट 7th क्या है सर हमारा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे 505 में अच्छे से डिस्कस करने वाला अभी नीचे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमारे थे सारे ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं आपका असर्शंस के बारे में कि सर असर्शंस क्या होता है, सर प्लीज बता दीजिए ना, असर्शंस हमें समझ में नहीं आता है, मैं आपको समझाता हूं असर्शंस का मतलब। तो हुआ क्या ना सर कि आपको ऐसा लगता होगा कि असर्शंस मतलब क्या, अकाउंट्स, पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। अकाउंट से भी नीचे एक लेवल होता है असर्शंस का। तो असर्शंस मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे है एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, ये है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपके पीएनएल में दिख रहा है आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने का दिख रहा है सर, 50,000 रुपीज का दिख रहा है। तो अब 50,000 रुपीज का अगर आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब इसको देख के हम क्या क्या चीजें अज्यूम कर सकते हैं एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर भूल जाओ, एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं इस 50,000 के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को देख के क्या क्या चीजें अज्यूम कर सकता हूं। सबसे पहली चीज कि भाई ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50,000 के इस साल खर्चा हुए हैं।
सबसे पहली चीज ये कि भाई हाँ भाई ये अकर हुए थे, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इस साल खर्चा हुए हैं। दूसरा कंप्लीटनेस, मतलब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ 50,000 के हैं जो इस साल हुए हैं, मतलब जितने भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे यहां पे मिला दिए इन्होंने और वो 50,000 के ही थे। तीसरा है एक्यूरेसी कि हाँ ये जो नंबर आ रहा है ना 50,000 का, ये एक्यूरेट है, सही है, ठीक है। कैलकुलेशन का जो पार्ट आता है उसकी बात कर रहे हैं कि एक्यूरेसी सही है इस नंबर की 50,000 की। चौथा है कट ऑफ, मतलब ये सही पीरियड में मतलब ये बेसिकली हमारे जो 31 मार्च थे 31 मार्च तक ही इन्होंने सारे एक्सपेंसेस लिए हैं 50,000 के। एंड लास्ट में आता है आपका क्लासिफिकेशन कि भाई हमारे ये जो एक्सपेंसेस है 50,000 के वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के हेड के अंदर ही क्लासिफाई होंगे, ये कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में नहीं जाएंगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में नहीं जाएंगे, कोई अदर एक्सपेंसेस में नहीं जाएंगे, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में सही क्लासिफाई हुए हैं। ये हमारा 5 क्या है, अजम्पशन है इस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को जब हम देखते हैं पीएनएल के अंदर। इसके अलावा आई होप आपको भी दिमाग में कोई और असर्शन नहीं आ रहा होगा, कोई और अजम्पशन नहीं आ रहा होगा। इसी को हम बोलते हैं, ये जो आपके 5 चीजें हैं इसी को हम बोलते हैं असर्शन। समझे? असर्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम आ रहा है उसके लिए क्या रिप्रेजेंट किया है, मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहा है। अब ये जो आपके रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं ये एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं या फिर अदरवाइज भी हो सकते हैं। अदरवाइज मतलब क्या, एक्सप्लिसिट या फिर इंप्लिसिट भी हो सकते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां पे पीएनएल में लिख दिया इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 50,000 के, तो ये एक्सप्लिसिटली इन्होंने ये 5 असर्शन बता दिए कि हाँ भाई ये 5 असर्शन लग रहे हैं इस अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे। अब सपोज यहां पे आपके पीएनएल में कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता ही नहीं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके कहीं भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की कोई बात ही नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करते, यूजर ऐसा अज्यूम करता कि इस साल कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। समझे? तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट। इंप्लिसिट मतलब क्या, कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है कहीं पे मतलब इस साल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो इसको ये डिफरेंस है एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट में। और एम्बेडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होते हैं। तो असर्शंस मतलब क्या हो गया सर, वो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट जो एक्सप्लिसिट और अदरवाइज हो सकते हैं, जो एम्बेडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। यस सर, एक बात ध्यान रखना, ये जो आपके असर्शंस होते हैं 3 कैटेगरी के अलग अलग होते हैं। जैसे एक जो अभी मैंने आपको बताया ये था हमारा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कि कोई ट्रांजैक्शन हो गया, कोई इवेंट हो गया, बेसिकली जो आपके पीएनएल पे चीजें फर्क डालती है, इफेक्ट डालती है, इंपैक्ट डालती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीजें, उनके ये असर्शन से जिनको अगर आप याद रखना तो ये वाले न्यूमरिक से याद रख सकते हैं, OCACC, 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 दैट इज योर अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब सर आप बोलोगे सर पीएनएल वाला तो हो गया, बैलेंस शीट का भी बता दो कि बैलेंस शीट के लिए क्या होता है। तो बैलेंस शीट के लिए आपके ये 4 असर्शंस है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट बैलेंसेस, जिसका हम वापस से आपको एक बता दूं। सपोज हमने हमारे कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, पीपी बोलते हैं अब तो, ठीक है, फिक्स्ड एसेट है 50,000 के, तो इसको देख के हम क्या क्या चीजें अज्यूम कर सकते हैं सर। सबसे पहली चीज इसको देख के कि भाई फिक्स्ड एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई तुमने हवा में दिखा दिए, ये फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअली एंटिटी के पास है और ये एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा राइट्स, एंटिटी का राइट है, ओनरशिप है इस फिक्स एसेट की, मतलब ये फिक्स एसेट एंटिटी के फिक्स एसेट है, उसकी राइट है, वो जब चाहे जैसे चाहे उसको यूज कर सकती है। ऑब्लिगेशन क्या होता है सर, ऑब्लिगेशन होता है आपके लायबिलिटी के केस में कि अगर कोई बोरोइंग्स हमने दिखा रखी है तो वो एंटिटी का ऑब्लिगेशन है, किसी और का ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तीसरा कि भाई पूरे के सारे फिक्स एसेट्स जितने भी हो सकते थे कंप्लीटनेस के हिसाब से हमने सारे के सारे फिक्स एसेट्स यहां पे दिखाए हैं, 50,000 ही हमारे फिक्स एसेट्स हैं। लास्ट में आता है आपका वैल्यूएशन, कि भाई ये जो 50,000 हमने अमाउंट दिखाया ये सही अमाउंट है, ये फिक्स एसेट्स का सही वैल्यूएशन है। ये 4 हमारे क्या है सर, असर्शन फॉर अकाउंट बैलेंसेस, जो हमारे बैलेंस शीट में आइटम्स आते हैं, जिसको हम याद रखेंगे ERCV के साथ। क्या बोलेंगे सर, ERCV, यहां पे OCACC, वहां पे ERCV। ERCV मतलब क्या, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। एंड तीसरी कैटेगरी आती है सर पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया। अब आते हैं अपन नोट्स टू अकाउंट्स पे। तो नोट्स टू अकाउंट्स को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जैसे हमें प्रेजेंट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड क्या क्या चीजें हमें डिस्क्लोज करनी है, इसके भी हमारे पास 4 असर्शन है। 4 असर्शन कैसे याद रखेंगे सर, ये 4 असर्शन को अगर आपने ये जो कैटेगरी के असर्शन बहुत अच्छे से याद कर लिए, लाइन वाइज याद कर लिए, तो आपके तीसरी कैटेगरी भी आराम से याद हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे आप यहां पे देखेंगे 1 2
वन क्या है सर, अकरेंस, और टू क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यहाँ पे 1 2 लिख दिया। फिर दूसरा क्या है सर, 2 3 क्या है सर, यहाँ पे 2 है कंप्लीटनेस, यहाँ पे 3 है कंप्लीटनेस, तो यहाँ पे भी कंप्लीटनेस आ गया। फिर क्या है सर 3 4, यहाँ पे 3 है एक्यूरेसी, 4 है यहाँ पे वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन आ गया। फिर क्या है सर 5, यहाँ पे अकेला बचता है, तो यहाँ पे 5 अकेला आ गया, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर हमारा कोई भी सपोज कंटिंजेंट लायबिलिटी हमने डिस्क्लोज कर दी, ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी, तो मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी है हमारे पास, हमारी खुद की लायबिलिटी, हमारा खुद का ऑब्लिगेशन है, वो कंप्लीटनेस सारी की सारी हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी, उसका जो वैल्यूएशन अमाउंट दिखाया मैंने वो वैल्यूएशन सही है, हमने उसको क्लासिफाई जो क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर ही आएगा, प्रोविजन नहीं बनेगा, वो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है बैलेंस शीट वाली। तो ये 4 आपके असर्शन है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए। इसको हम कैसे याद रखेंगे, 1 2 2 3 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे करके आई होप अब आपको पूरा असर्शन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि असर्शन मतलब क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट करता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होते हैं सॉरी, ठीक है। तो जैसे अब यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं, असर्शंस का मतलब क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट करता है, जो एक्सप्लिसिट और अदरवाइज होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होते हैं, जिसको ऑडिटर यूज करता है, ठीक है, जिसके ऑडिटर यूज करता है ये चेक करने के लिए कि भाई कौन से टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स है जो अकर हो सकते हैं, जो हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा, अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे हमारे ऐसे 315 से, जो मैंने बोला था कि हम आइडेंटिफाई एंड असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। तो एक हम ब्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखते हैं और एक हम असर्शन लेवल पे देखते हैं कि सपोज ट्रेड रिसीवेबल है तो उसका कंप्लीटनेस असर्शन है। अब ये कंप्लीटनेस असर्शन में कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है या फिर नहीं है? क्या ऐसा कोई चांस है कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपए के दिखे हैं वो कंप्लीट ना हो, इससे ज्यादा हमारे ट्रेड रिसीवेबल हो? उसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, ठीक है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली इसको हम बोलते हैं असर्शंस। अब इसमें 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला हमारा क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जिसको हम प्यार से बोलेंगे टीएनडी। तो अकरेंस का मतलब क्या होता है, ये चेक करना कि भाई जो हमने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड किए हैं वो अकर हुए हैं एंड वो एंटिटी के थे। दूसरा कंप्लीटनेस की बात करें तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जिसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। एक्यूरेसी की बात करें तो जो भी अमाउंट्स है ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड के ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के लिए वो हमने अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड किया है। कट ऑफ की बात करें तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हमने करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में डाला है। एंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हमने प्रॉपर अकाउंट में डाला है। ये आपके 5 असर्शन है। नेक्स्ट मैं अकाउंट बैलेंसेस पीरियड एंड की बात करता हूं जो आपके बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो एग्जिस्टेंस मतलब क्या है, एसेट्स लायबिलिटी जो भी इक्विटी है वो एग्जिस्ट करती है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करूं तो एंटिटी का राइट है एसेट्स पे एंड लायबिलिटीज जो है वो ऑब्लिगेशन है एंटिटी की। नेक्स्ट कंप्लीटनेस की बात करूं तो सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटी और इक्विटी जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थे उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन की बात करूं तो एसेट लायबिलिटी इक्विटी को हमने एप्रोप्रिएट अमाउंट्स पे इंक्लूड किया है हमारी बैलेंस शीट में। थर्ड आपका जो कैटेगरी है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का, ये क्या बोल रहा है सर, सबसे पहला 1 2 है अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स डिस्क्लोज किए हैं वो अकर हुए हैं एंड वो एंटिटी के लिए अकर हुए हैं। दूसरा कंप्लीटनेस है हमारा 2 and 3, दैट इज सारे डिस्क्लोजर्स जो हमें इंक्लूड करने चाहिए तो सारे डिस्क्लोजर्स हमने कर दिए हैं। तीसरा हमारा था सर 3 and 4, दैट इज योर क्लासिफिकेशन, अच्छा ये है एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने डिस्क्लोज किया वो फेयरली डिस्क्लोज किया और एप्रोप्रिएट अमाउंट पे डिस्क्लोज किए। एंड लास्ट था सर हमारा, इधर देखिए लास्ट था हमारा क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी हमने प्रेजेंट किए वो एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट किए एंड डिस्क्लोजर्स को हमने क्लियरली एक्सप्रेस किया है। अब ये जो असर्शंस आते हैं आपके सर, 2 टाइप के असर्शन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव असर्शन, एक होता है नेगेटिव असर्शन। नेगेटिव असर्शन का मतलब क्या होता है सर, अच्छा नेगेटिव असर्शन मतलब ये हो गया ना सर कि वो है ही नहीं, ठीक है, राइट। नेगेटिव असर्शन का मतलब ये हो गया कि वो असर्शन ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इसमें 2 टाइप के होते हैं नेगेटिव असर्शन, एक होता है एक्सप्रेस्ड और एक होता है इंप्लाइड। जो हम यहां पे पढ़ा था ना सर एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट, वैसे ही यहां पे सेम चीज है एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। एक्सप्रेस्ड नेगेटिव असर्शन क्या होगा सर, सपोज आपके बैलेंस शीट के नीचे हम लिखते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हमने वहां पे लिख दिया कि भाई इस बैलेंस शीट में कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, विल नॉट हैव एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऐसा हमने लिख दिया। अगर हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड असर्शन। और हमने क्या लिखा है सर कि हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव असर्शन। अब सपोज हमने बैलेंस शीट के नीचे कुछ लिखा ही नहीं,
तो ये क्या हो गया सर, पहली बात तो कि आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव असर्शन हो गया। एंड दूसरा हमने नहीं लिखा है, इसको हम इंप्लाई कर पा रहे हैं, अज्यूम कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंप्लाइड असर्शन। तो ये क्या हो गया सर, इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन। अगर बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं हो, मतलब बिल्डिंग के बारे में, मतलब ये सब एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग दिया है, कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, पीपी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, तो हमारा इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन माना जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, छोटे 2 पॉइंट्स आते हैं आपके, एक नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने हैं, कब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ये हमारा किसके बेसिस पे डिपेंड होता है कि सर हमें कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये इसके बेसिस पे हमारा डिटरमाइन होता है कि हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं डेटा पे, जो भी डेटा हमें एंटिटी देती है उस डेटा पे हम लोग अपने क्या बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ अकाउंटिंग डेटा जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो, या फिर कुछ अकाउंटिंग डेटा जो है वो सिर्फ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसको एंटिटी क्या करती है, स्कैन करती है और फिर अपने पास रख लेती है, और बाकी जो उसका ओरिजिनल हार्ड कॉपी है उसको डिस्कार्ड कर देती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकती है क्योंकि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, उसको हम सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब क्या, वापस मंगवाना। ठीक है, उसके बाद वो डिलीट हो जाते हैं। तो हमें ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई आप कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिटेन कर लो, कुछ इंफॉर्मेशन प्लीज हमारे लिए रख लो, ताकि हम कुछ चेक तो कर पाए। तुम क्या करते हो, तुम जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, जो भी तुम्हारे पास इनवॉइस आती है, उसको स्कैन करके डिस्कार्ड कर देते हो, फेंक देते हो। भाई कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए भी रख लो, हम उसको रिटेन कर लो, ताकि हम खुद भी रिव्यू कर पाए, या फिर हम ही खुद, ठीक है तुम नहीं कर सकते ऐसा, हम खुद ही तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर तब परफॉर्म करेंगे जब तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसी टाइम पे हम आके तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चले जाएंगे, अगर तुम वो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर सकते हो तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट ही क्या था सर, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि हमें कब कैसे क्या कब प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो यही बोल रहा था कि भाई जब अकाउंटिंग डेटा अवेलेबल होती है तब हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। कुछ अकाउंटिंग डेटा होती है जो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं होती है, तो या तो तुम एंटिटी को बोलो कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिटेन करके रखे ताकि हम रिव्यू कर ले, या फिर हम खुद ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चले जाएंगे उनका ऑडिट करने के लिए। ठीक है, यही सेम पॉइंट था, कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 मार्क्स, मतलब 4 मार्क में आपको पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे को, बट ठीक है वैसे करता है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे लाके दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑडिट ट्रेल के बारे में। सर ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है, ऑडिट ट्रेल मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको है ना परचेज करना है कुछ भी, तो परचेज करने से पहले ना कुछ होता है, कोट वोट मंगवाते हो आप वेंडर से कि भाई हाँ ये कोट, आप 3 वेंडर से, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, आपने 3 वेंडर से कोट मंगवाया, उसमें से सबसे जो कम कोट वाला था, कम प्राइस वाला था, कम कॉस्ट वाला था, वो आपने सिलेक्ट किया, आपने सीएफओ को भेजा, सीएफओ ने, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा हर जगह ऐसा नहीं होता, आपने सीएफओ को भेजा, सीएफओ ने उसका अप्रूवल किया, फिर वो अप्रूवल आपने वेंडर को सेंड किया, फिर वेंडर ने आपको जो भी आपने मंगवाया, सपोज आपने कोई मशीन मंगवाई है, वो वेंडर ने आपको वो मशीनरी भेजी, फिर आपने वो मशीनरी आपके गोडाउन पे रिसीव हुई, वो गोडाउन पे उसने गुड्स रिसीव, मतलब वो गुड रिसीव नोट दिया, फिर वो आपने गोडाउन में इंस्टॉल करवाया, इंजीनियर्स आए इंस्टॉल करने के लिए, फिर उसका पेमेंट किसी और ने, पेमेंट क्या बोलते हैं, पेमेंट इनवॉइस किसी अकाउंट्स क्लर्क ने बनाई, फिर वो पेमेंट इनवॉइस सीएफओ ने अप्रूव करी, फिर वो ट्रांजैक्शन जाके आपके अकाउंटिंग सिस्टम में आई, फिर वो ट्रांजैक्शन को किसी और ने अप्रूव किया, हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन सही हुई है, फिर वो ट्रांजैक्शन आगे आपके लेक्चर्स में आई, फिर पता चला अच्छा कुछ तो गड़बड़ थी, ये फिर किसी ने उसको एडिट किया ट्रांजैक्शन को, फिर वो एडिट को किसी और ने अप्रूव किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट सिंपल एग्जांपल के तौर पे, आप इतना कंफ्यूज मत हो जाइए, बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो पूरा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, कि भाई कहां से शुरू हुई थी ट्रांजैक्शन, फिर कहां से आके वो ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है, ये जो पूरा फ्लो होता है ये आपका एक डॉक्यूमेंट करना पड़ता है हमें, ये फ्लो जिसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल, ये एक डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है। ये हमें दिखाता है कि ये ट्रांजैक्शन कहां कहां से कैसे कैसे फ्लो होके आई है, किसने क्या क्या किया, कब किया, ये सारी चीजें आपका ऑडिट ट्रेल दिखाता है। ठीक है, अब ये क्यों हम यूज करते हैं सर, इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये इन्वेस्टिगेट कर पाए कि जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, जिसके बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे इनवॉइस हो गया, आपका क्रेडिट डेबिट नोट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको हमने कैसे अकाउंटिंग एंट्री बनाया एंड कैसे हमने उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाला, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट को अकाउंटिंग एंट्री से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बनाने का सफर जो है वो आपके ऑडिट ट्रेल में होता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये ऑडिटर को कैसे वेरीफाई करता है सर, ये ऑडिटर वैसे वेरीफाई कर सकता है कि क्या जो कंट्रोल्स लगे कि ये अप्रूव करेगा वैसे अप्रूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा,
है वो हम ऑडिट ट्रेल में जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इसने अप्रूव किया था कि नहीं किया था, ये तो बोला गया अप्रूव होना चाहिए, तो इसने अप्रूव किया था क्या, तो क्या कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। एंड दूसरा हमें ये वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि क्या जो ट्रांजैक्शन है वो जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसने ही किया था या फिर किसी और ने किया था, ये भी हम चेक कर सकते हैं ऑडिट ट्रेल में जाके। तीसरा, ये डेटा सिक्योरिटी को एनहांस करता है। डेटा सिक्योरिटी को कैसे एनहांस करता है सर, अगर किसी ने भी बीच में अल्टर कर दिया, किसी ने कुछ भी छेड़छाड़ कर दी, तो उसका नाम आ जाएगा कि इसने छेड़छाड़ की है, तो बाद में जाके हमें पता चल जाएगा कि भाई इसने छेड़छाड़ की थी, तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जिससे उस ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपका छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑडिट ट्रेल के लिए, उसमें आपको इतना सही लिखना है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट एक बढ़िया टॉपिक आता है आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। अब सर ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट जब एक्सपर्ट बन जाती है तो उसको हम एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलते हैं? नहीं सर, उसको नहीं बोलते मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये बेसिकली क्या होता है ना कि सपोज आप ना पीपी आपको लगना है, आपके बैलेंस शीट में आपको एक पीपी लगा, पीपी दिखानी है। अब पीपी को आपको पहले वैल्यूएशन करवाना पड़ता है कि भाई हमारे जो भी प्लांट्स, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, उनकी क्या वैल्यूएशन है। अब मैनेजमेंट खुद तो एक्सपर्ट नहीं होगी, सीईओ, सीएफओ, एमडी, ये सारी चीजें, मैनेजर, ये हो सकता है ना कि भाई उसमें ये सारी चीजों में एक्सपर्ट ना हो। तो अगर मैनेजमेंट किसी और एक्सपर्ट को हायर कर रही है फॉर अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर, जिसका काम वो यूज कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जिसके पास वो एक्सपर्टीज है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अरे सर क्या भारी चीज बोल दी। ये बोल रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट किसी भी इंडिविजुअल का या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास किसी भी बात की एक्सपर्टीज है, उसका काम हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहा है सर, एंटिटी यूज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, उसकी जो एक्सपर्टीज है वो अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड में होनी चाहिए। अगर कोई अकाउंटिंग ऑडिटिंग फील्ड वाला बंदा है जिसकी एक्सपर्टीज मैनेजमेंट यूज कर रहा है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम उसको मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं बुलाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आपका। कोई अदर देन अकाउंटिंग एक्सपर्टीज है, जैसे मैंने आपको वैल्यूएशन का बताया, वो अकाउंटिंग एक्सपर्टीज में नहीं आता है, तो किसी वैल्यूएशन की एक्सपर्टीज है, उसका काम अगर हम यूज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, तो आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो माना जाता है। एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन जिसको हमें यूज करना है, ऑडिट एविडेंस जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे बनी है, सपोज मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम किया, वैल्यूएशन ऑफ पीपी बना दिया, उसने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बता दी कि भाई हमने इतने इतने ये सारे असम्पशंस लेके हमने इसको ऐसे वैल्यू किया, और उसका जो काम है उसको हम एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने सही काम किया है, ऐसा हम उसका ऑडिट एविडेंस यूज करना चाह रहे हैं। किसको एविडेंस यूज करना चाह रहे हैं सर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को अगर हम ऑडिट एविडेंस यूज करना चाह रहे हैं, तो हम जो ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो होगा, वो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना, ये पूरी लाइन होगी जो आपके क्वेश्चन में होगी। एक अलग आपका क्वेश्चन आता है रिलाइंग ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसमें ये वाली लाइन आएगी, मतलब ये वाली लाइन आएगी। तो आपको लाइन बहुत, हेडिंग बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर आपने ये वाली हेडिंग पढ़ ली और उसमें ये वाला आंसर दे दिया, या फिर ये वाली हेडिंग पढ़ लिया उसमें ये वाला आंसर दे दिया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, अनलेस कोई पॉइंट अगर सेम हो तो। ठीक है, तो इसलिए आपको हेडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हैं, वो अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम है जो हम ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हैं, तो हमारा एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ये हम अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो जो हमारे एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अफेक्ट कर सकते हैं सर? सबसे पहला है सर, हम उस मैटर को देखेंगे, किस मैटर के लिए हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया है, वो मैटर का क्या नेचर है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कौन सा मैटर है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। दूसरा, उस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उसका क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। एंड तीसरा, क्या हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एविडेंस है, क्या हम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को यूज नहीं करेंगे, उसके अलग कोई और एविडेंस भी है क्या हमारे पास, ये हम चेक करेंगे। तो ये 3 चीजें हम मैटर में चेक करेंगे। अब ये मैटर में चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या मैनेजमेंट ने अपना मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है। अगर मैनेजमेंट ने अपना मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है, फिर हम 4 चीजें चेक करेंगे। क्या 4 चीजें चेक करेंगे सर? सबसे पहले एंटिटी को देखेंगे, फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को देखेंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ ऑडिटर को देखेंगे, एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को देखेंगे। ये 4 चीजें हम लोग चेक करेंगे अपने एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करने के लिए। सबसे पहला सर, एंटिटी में क्या देखेंगे, क्या वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंटिटी ने एम्प्लॉय किया है या फिर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कोई बाहर वाला बंदा है। क्योंकि अगर एंटिटी ने एम्प्लॉय किया होगा तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि भाई उसने एंटिटी के फेवर में काम किया होगा। अगर एंटिटी ने कोई बाहर वाला बंदा लिया तो ऐसा बोल सकते हैं हाँ भाई वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो हम उसके काम पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है एंटिटी का, फिर तो वो एंटिटी के फेवर में ही काम करेगा, राइट। तो ये हम सबसे पहली चीज चेक करेंगे। दूसरा, एंटिटी के अंदर जो भी इंटरनल कंट्रोल है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर,
वो हम चेक करेंगे वो कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं। अगर वो कंट्रोल्स अच्छे हैं कि हाँ भाई वो एक्सपर्ट के काम को अच्छे से चेक करते हैं, अच्छे से रिव्यू करवाते हैं, ऐसे बढ़िया से कंट्रोल्स है, तो हम ले सकते हैं, तो हम उसको एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन पता चला वो कंट्रोल ही वीक है, फिर तो हम उसको ऑडिट एविडेंस यूज नहीं कर पाएंगे उसके काम को। ठीक है, तो एंटिटी में दो चीजें चेक करेंगे। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट में एक चीज चेक करेंगे कि भाई वो कितना कैपेबल है, उस पे कौन से टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लगते हैं। टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगता है, वैसा क्या उसके काम पे भी कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं क्या? क्या उसको भी किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपना काम करना पड़ता है? जैसे हम ऑडिटर क्यों भरोसा करता है, मतलब कोई भी हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी किसने भी ऑडिट किए हैं उन सब पे भरोसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता है यूजर्स को कि भाई जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करेगा। तो क्या ये जो हमारा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है इस पे भी कोई प्रकार का स्टैंडर्ड्स लगता है क्या, जिसके हिसाब से इसको अपना काम करना है तो हम भरोसा दिखा सकते हैं? तो हम ये चेक करेंगे क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे कोई टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लगता है। फिर हम ऑडिटर देखेगा। ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर के पास क्या कोई नॉलेज है, क्या कोई एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का। मतलब सपोज मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो इस साल मैनेजमेंट ने यूज किया है वही पिछले साल यूज किया था, वही पिछले साल यूज किया था, सालों से वही एक्सपर्ट यूज करते आ रहे हैं और हम सालों से उस एक्सपर्ट का काम यूज करते आ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा हमारे पास नॉलेज है उसके काम का, क्या कोई एक्सपीरियंस है उसके काम का, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, क्या कोई हमारे उसके पिछले काम का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है। यहां पे था नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एक्सपर्टीज, मतलब मैनेजमेंट, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पिछले बहुत सालों से वो लोग यूज करते आ रहे हैं उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, तो फिर हमारा ये चेक करेंगे भाई हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि हाँ भाई हर साल हमें यही लगता है कि हाँ भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम हम यूज कर सकते हैं, तो इस साल भी हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि उसकी जो एक्सपर्टीज है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे मैंने वैल्यूएशन में बताया, तो क्या उस वैल्यूएशन फील्ड में मेरा कोई नॉलेज है, मेरा कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर मेरा उसमें नॉलेज होगा तो मैं अच्छे से चेक कर सकता हूं, नॉलेज नहीं होगा तो मैं कम रिलाय करूंगा क्योंकि मैं तो चेक ही नहीं कर सकता, मेरे को कोई बेवकूफ बना के भी जा सकता है। ठीक है, तो उसकी जो एक्सपर्टीज है उसमें मेरा कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज और एक्सपीरियंस है क्या। फिर मैं उसके लास्ट में उसके काम को देखूंगा कि भाई उसका काम कैसा था, उसका स्कोप कितना था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द वर्क, एंड लास्ट में उसका क्या कंट्रोल था काम पे, मतलब मैनेजमेंट क्या काम पे उसके कोई कंट्रोल लगता है। कंट्रोल मतलब क्या हुआ, क्या मैनेजमेंट उसको बताता है कि तुझे कैसे काम करना है, तुझे अच्छा काम करना है, तुझे हमारे फेवर में काम करना है, या फिर वो इंडिपेंडेंट है, वो जैसा काम करना चाहे वैसा काम करेगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। ये हम चेक करेंगे। ये दोनों काम अलग है, ये अब मैं सोच रहा हूं आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये दोनों में। यहां पे क्या था सर, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो काम करता है उस पे क्या एंटिटी का कोई इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है, ये चेक करने के लिए कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एंड दूसरा यहां पे है, क्या एंटिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे कोई कंट्रोल लगाती है, कंट्रोल बताती है। कंट्रोल मतलब क्या होगा कि भाई तू ऐसे काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ऐसे काम नहीं करेगा, इसको बोलते हैं कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल तो आपको पता ही है इंटरनल कंट्रोल किसको बोलते हैं। तो ये दो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में। ठीक है, ये आपके पूरे 10 पॉइंट्स है, ये 10 पॉइंट है जो हमें ये पूरे क्वेश्चन में लिखने पर। ऑब्वियसली 10 पॉइंट नहीं लिखने, 4 पॉइंट लिखने का 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखने 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं सर, क्या एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से फैक्टर से हमारा इफेक्ट होगा। सबसे पहला है हमारा नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, देखो उस कॉम्प्लेक्सिटी से क्या रोमम हो सकता है वो देखो। एंड तीसरा कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस है क्या बिना मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को यूज किए हुए। फिर हम देखेंगे एंटिटी को, एंटिटी में क्या मतलब ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है या फिर कोई पार्टी है जो उन्होंने एंगेज किया है, एम्प्लॉय नहीं किया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या एंटिटी में कोई भी कंट्रोल्स है विद इन द एंटिटी, उसके काम के ऊपर क्या उसका नेचर है, कितने हद तक उन्होंने कंट्रोल लगाए हुए हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कि भाई क्या उसके पास कोई भी ऐसे टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कहां गया सर हमारा 6th पॉइंट ये रहा, वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, उस पर कोई लगते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स लगती है क्या उस पर। फिर हम चेक करेंगे हमारे उसके काम को, मतलब ये जो भी हमारा ऑडिटर का एंटिटी वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा उसका काम है कि भाई नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसके काम का। एंड दूसरा क्या एक्सटेंट है, जिस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट एक्सरसाइज करती है अपना कंट्रोल उसके काम पे, कि भाई वो कंट्रोल रखती है क्या उसके काम पे। एंड लास्ट में हम देखेंगे ऑडिटर का कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है उसमें कोई इसका नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है। एंड दूसरा क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके काम का। ठीक है, ये हमारे 10 पॉइंट थे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपका रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जब हम उसके काम पे रिलाई करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो हमें यूज करनी है एज एन एविडेंस, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम से प्रिपेयर हुई है, एंड
अगर वो हमें लगता है कि भाई उसका काम इतना सिग्निफिकेंट है जो हमारे ऑडिटर्स पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, तो हमें ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी, ये चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रख लेना, ये दोनों आपको जो लाइन है ना, ये लाइन आपको याद रखनी है। क्या बोला है सर? कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करना चाहते हैं एज एन ऑडिट एविडेंस, और वो हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम से यूज करी है, एंड उसका जो सिग्निफिकेंस है ना एक्सपर्ट के काम का, वो हमारे ऑडिटर पर्पस के लिए भी यूज आ सकता है। इतना बड़ा सिग्निफिकेंट है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है उसके काम का कि उसको हम ऑडिटर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमें ये चीजें इवैल्यूएट करनी है, 3 चीजें इवैल्यूएट करनी है, ये और ये। इसके लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बताता हूं। सर क्या 3 चीजें हमें इवैल्यूएट करनी है? जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको नॉर्मली लिखना है सर हमें एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करना है और उसके काम को इवैल्यूएट करना है। एक्सपर्ट को क्या इवैल्यूएट करना है सर? एक्सपर्ट का CCO इवैल्यूएट करना है, दैट इज कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी। 3 चीजें इवैल्यूएट करनी है, CCO कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी। एंड काम को इवैल्यूएट करना है मतलब क्या सर? अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसके काम की, एंड एप्रोप्रिएटनेस देखनी है, क्या उसका काम सही है जो हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड एप्रोप्रिएटनेस देखेंगे। एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर। सबसे पहला है सर CCO कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना। सब कैसे ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस ये सब इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की। कॉम्पिटेंस मतलब क्या? क्या उसके पास इतनी कॉम्पिटेंस है, क्या उसके पास इतनी स्किल है ये काम करने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके काम के साथ। वही सेम चीज जो हमने यहां पे देखी थी, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या उसके पास स्किल है वो काम करने की। कैसे देखेंगे? हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लेंगे, हमने कैसा काम किया था उसके साथ। दूसरा हम देखेंगे कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब क्या? वो इतना कैपेबल है, मतलब क्या उसके पास इतनी नॉलेज है, क्या उसका क्वालिफिकेशन इतना है, क्या उसके पास मेंबरशिप है प्रोफेशनल बॉडी की जो ये काम करती है। ये हम उसकी कैपेबिलिटी देखेंगे। फिर तीसरा हम देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? क्या वो अनबायस्ड है, क्या वो इम्पार्शियल है, क्या उसके पास कोई प्रेशर है, कोई इन्फ्लुएंस है, ये हम चेक करेंगे ऑब्जेक्टिविटी में। मतलब क्या वो एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है या फिर कोई आउटसाइड पार्टी है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? क्या वो इंडिपेंडेंट है एंटिटी के रिस्पेक्ट में, क्या वो एंटिटी से इंडिपेंडेंट है, ये हम चेक करेंगे। ये 4 चीजें हम चेक करेंगे CCO चेक करने के लिए, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें 1 पॉइंट आपका कॉम्पिटेंस के लिए था, 1 पॉइंट आपका कैपेबिलिटी के लिए था, एंड 2 पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिविटी के लिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर काम को समझेंगे। काम को समझेंगे मतलब क्या? काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। काम की कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे? मतलब कि उसने कौन सा डेटा यूज किया है, इंटरनल डेटा यूज किया है या फिर कोई एक्सटर्नल डेटा यूज किया है। दूसरा, उस डेटा पे उसने क्या अजम्पशंस एंड मेथड्स लगाए हैं, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। एंड तीसरा, जो भी डेटा, जो भी काम उसने अजम्पशंस एंड मेथड्स लगाए हैं, क्या मेरे पास कोई एक्सपर्टीज है उसके काम को इवैल्यूएट करने की, ये मैं चेक करूंगा। कौन सा डेटा यूज किया, क्या अजम्पशन मेथड लगाए, क्या मेरे पास एक्सपर्टीज है उसके काम को चेक करने की, ये मैं चेक करूंगा। ये मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा इसकी। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मैं क्या करूंगा सर? एप्रोप्रिएटनेस देखूंगा, क्या मैं उसका काम यूज कर सकता हूं, क्या उसका काम एप्रोप्रिएट है टू बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस। ये हम कैसे चेक करूंगा सर? जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी उसकी क्या रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस है, क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल फाइंडिंग करी है उसने। एंड दूसरा, जो भी उसने सोर्स डेटा यूज किया है, सोर्स डेटा मतलब क्या? जिसके बेसिस पे उसने सारा काम किया है, वो सोर्स डेटा जो उसने यूज किया है वो रेलेवेंट है, कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है। इसको मैं इवैल्यूएट करूंगा कि भाई रेलेवेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तभी तो उसने सही काम किया होगा ना, तभी तो वो मेरे लिए एक्यूरेट होगा ऑडिट एविडेंस यूज करने के लिए। तो ये 2 चीज मैं यूज करूंगा, ये 2 चीज मैं चेक करूंगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क को चेक करने के लिए। ठीक है, यस सर। ये आपका खत्म होता नहीं, एक और क्वेश्चन आता है आपका एक्सपर्ट्स का। ये बोल रहा है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो प्रोड्यूस बाय एंटिटी तो हमें इवैल्यूएट करना है क्या जो इंफॉर्मेशन रिलायबल है हमारे ऑडिटर के पर्पसेस के लिए, कि भाई क्या हम उस जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें दी है, एंटिटी ने हमें दी है, एंटिटी ने हमें प्रोड्यूस करी है, हमें सबसे पहले उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है कि क्या मैं इसको रिलाय कर सकता हूं मेरे काम के लिए। तो उसमें 2 चीज चेक करेंगे। सबसे पहला, मैं ऑडिट एविडेंस लूंगा कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट है। वही सेम चीज जो यहां पे आ गई कि वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड कंप्लीट होनी चाहिए। एंड दूसरा, क्या वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड है मेरे पर्पसेस के लिए। सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड का मतलब क्या होता है कि वो, ये भी अगर आप ये प्रोसीजर भी हटा दे, सिर्फ इतना ही लिख दे कि वो डिटेल्ड होनी चाहिए, जितनी डिटेल में मुझे चाहिए उतनी डिटेल में क्या वो इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। अगर उतनी डिटेल में है तो फिर मैं मेरे काम के लिए ले लूंगा, अगर उतनी डिटेल में नहीं है। सफिशिएंटली प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। जितनी डिटेल में, जितना सफिशिएंटली एग्जैक्ट मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना सफिशिएंटली डिटेल्ड मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी डिटेल में और जितनी प्रिसाइज के साथ ये इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। ये 2 चीज मैं चेक करूंगा कभी भी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी मुझे मिलता है तो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बस इधर देखिए, 2 टॉपिक बचे हमारा, फिर हमारा ऐसे 500 खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि जब हम ऑडिट एविडेंस लेने जाते हैं
तब हमें कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ता है अपनी टेस्टिंग के लिए। तो हम क्या क्या मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये सिलेक्ट करने के लिए कि हमें कौन से आइटम्स को टेस्टिंग करना है ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। तो हमारे पास तीन ऐसे क्या बोलते हैं आपको कैटेगरी होते हैं, तीन ऐसे मीन्स होते हैं, तीन ऐसे मेथड्स होते हैं आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है भाई सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लो, जितने भी ट्रांजेक्शन है सारे ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लो। दूसरा होता है आपके पास कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट करो, कुछ स्पेसिफिक आइटम चुन चुन के उनको सिलेक्ट करो। और तीसरा होता है सर सैंपलिंग कर लो, जो हम आपके ऐसे 530 में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम ये दो आइटम डिस्कस करते हैं, दो मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स कि भाई 100% एग्जामिनेशन कर लो आप। तो ये बोल रहा है सर 100% एग्जामिनेशन आपका टीओसी में तो नहीं हो सकता, टीओसी में कम होने के चांसेस है, लेकिन मोर कॉमन है टीओडी के लिए। टीओडी में 100% एग्जामिनेशन होने के ज्यादा चांसेस है। अब 100% एग्जामिनेशन कब अप्रोप्रिएट होगा सर? सबसे पहला स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स हो, कि भाई बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस ना हो, कम ट्रांजैक्शंस होंगे, लार्ज वैल्यू के ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको हम 100% चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपके छोटे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, तो उसमें हम 100% चेक नहीं कर सकते सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होने चाहिए लार्ज वैल्यू आइटम के। दूसरा, यहां पे कोई सिग्निफिकेंट रिस्क हो और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है। यहां पे अब देखो छोटे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क वाले भी हैं। यहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, हमने और प्रोसीजर्स चेक करके देख लिए, लेकिन फिर भी हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, इसलिए मुझे सारे ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे। एंड तीसरी चीज कि ये बार बार रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शंस है, रिपीटेटिव नेचर के कैलकुलेशन है, जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म किए जाते हैं बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईएसएस इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब हमारा जो टैली है, सैप है, वो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को कैलकुलेट करता रहता है। रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शन है तो मैं इसको 100% चेक कर सकता हूं, क्योंकि मुझे फिर इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने सर? तीन चीजें देखूंगा मैं। सबसे पहले स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स होने चाहिए जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क हो और वो रिपीटेटिव नेचर के भी होने चाहिए। ये तीन चीजें होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स की, कि सर ऑडिटर जो होता है वो डिसाइड कर सकता है कि वो स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट करेगा पॉपुलेशन में से। अब कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करने में हेल्प करते हैं मेरा ये? सबसे पहला, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की, ऐसे 315 अंडरस्टैंडिंग जहां पे भी आ जाए वहां पे आता है आपका रैप, और रैप से हम करते हैं आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो क्या मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? एंड तीसरा, जो भी मैं पॉपुलेशन को टेस्ट कर रहा हूं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो हेटेरोजीनियस है, होमोजीनियस है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा जब मैं स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा हूं टेस्टिंग के लिए। अब मुझे कौन कौन से मेथड से मैं स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट कर सकता हूं? जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूं स्पेसिफिक आइटम्स का, वो हमारा नॉन सैंपलिंग रिस्क के बेसिस पे होता है, उसमें नॉन सैंपलिंग रिस्क लगता है। अब सर ये सैंपलिंग रिस्क क्या होता है, नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है, ये हम सारी चीजें आपका ऐसे 530 में डिस्कस करेंगे। बट आप इतना समझ लीजिए कि जब हम ऑडिट सैंपलिंग करते हैं तब आपका सैंपलिंग रिस्क लगता है, तब वहां पे सैंपलिंग रिस्क होता है। लेकिन जैसे ही हम स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट करते हैं वहां पे नॉन सैंपलिंग रिस्क होता है, वहां पे सैंपलिंग रिस्क नहीं होता है। अब इसमें आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? या तो आप हाई वैल्यू आइटम्स और की आइटम्स को बोलोगे भाई जितने भी हाई वैल्यू आइटम्स है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, या आप दूसरा बोलोगे भाई इस अमाउंट से ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट। या फिर तीसरा आप बोलोगे मैं नेचर ऑफ एंटिटी, मतलब जो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो भी आइटम्स मुझे सिलेक्ट करना है वो आइटम्स में सिलेक्ट करूंगा। सपोज आपको बोलना है कि भाई मुझे नेचर ऑफ एंटिटी पता लगाना है, अब इस नेचर ऑफ एंटिटी को सिलेक्ट करने के लिए मुझे जो भी आइटम्स चाहिए, नेचर ऑफ एंटिटीज को जानने के लिए मुझे जो भी आइटम चाहिए वो आइटम को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ऐसे तीन कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन हो सकते हैं स्पेसिफिक आइटम्स में, और ये ऑब्वियसली जजमेंटल होता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, अपने जजमेंट के हिसाब से, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी आइटम को। ठीक है, यस सर, ये था आपका सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग, कि भाई आप कैसे कैसे आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो बोलेगा भाई कैसे कौन कौन से सिचुएशन होते हैं जहां पे आपको सारे आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, कहां पे आप स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, क्या फैक्टर्स है डिसाइड करने के लिए, या फिर वो कोई पर्टिकुलर आइटम को पर्टिकुलर केस स्टडी बना देगा, बोला अभी हमने ना इसमें 1 लाख से ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ सिलेक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये स्पेसिफिक आइटम वाला सिलेक्शन है। ठीक है, ये सर ये सैम्पलिंग नहीं है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक आइटम वाला सिलेक्शन है। सैम्पलिंग हम करेंगे ऐसे 530 में। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा सर ऐसे 500 का, वो ये बोल रहा है कि अगर हम कोई भी, अगर हमें ऐसा लगता है जो भी ऑडिट एविडेंस हमें मिला, अगर कोई एक ऑडिट एविडेंस मिला और दूसरा ऑडिट एविडेंस मिला, तो दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, वो दोनों क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या फिर कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस मिला जिसकी रिलायबिलिटी पे मुझे शक आ रहा है, रिलायबिलिटी पे मुझे डाउट आ रहा है,
तो फिर मुझे उस मैटर का इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा एंड अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब, उस हिसाब से जो भी मुझे ऑडिट प्रोसीजर सही लग रहा है वैसे मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया था वो नहीं परफॉर्म करूंगा, मैं कुछ और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, क्योंकि अब मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल गया। अब मुझे मेरे जो ऑडिट एविडेंस है उसकी रिलायबिलिटी पे शक आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा आपको इतनी सी बात लिखनी कि मुझे उसके मैटर को कंसिडर करना पड़ेगा, इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है मेरे ओपिनियन पे, और क्या मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, यस सर, ये था आपका ऐसे 500। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए सर, नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं ऐसे 501 का। आज तो ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमारे ऐसे 500 डिस्कस करे हुए, और अब हम लोग करने वाले हैं ऐसे 510। ठीक है, यस सर। तो ऐसे 510 का क्या नाम है सर? ऐसे 510 का आप देखेंगे ना, ये नाम है हमारा ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, यहाँ पे भी ऑडिट एविडेंस, वहां पे भी ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 में, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो ऐसे 501 का जो ऑडिट एविडेंस है, ये हमारा कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन है सिलेक्टेड आइटम्स के लिए। कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए ही आपका ऐसे 501 लगता है। अब क्या सिलेक्टेड आइटम्स है वो हमारे हैंडरिटन नोट्स में देख लेते हैं। यहाँ पे आपके 3 सिलेक्टेड आइटम्स है। एक आपके इन्वेंट्री की बात कर रहा है, एक आपके लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात कर रहा है, और एक आपके सेगमेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। वो जो हम अलग अलग सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन देते हैं ना आपके एएस में, वैसे ही सेगमेंट इंफॉर्मेशन, उसी सेगमेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे कैप्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर असर्शंस की बात की गई है। जैसे इन्वेंट्री में वो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में चेक करता है, आपके लिटिगेशन एंड क्लेम्स में वो आपके कंप्लीटनेस के बारे में बात करता है ऐसे 501 में, एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन में सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे करना है उसके बारे में बात करता है ऐसे 501 में। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं आपके इन्वेंट्री के साथ कि सर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करनी हो हमें इन्वेंट्री की, उसके बारे में अगर हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना हो कि हमारी एग्जिस्टेंस कैसी है, कंडीशन कैसी है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें परफॉर्म करेंगे सर? इन्वेंट्री के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है सर, सबसे बढ़िया प्रोसीजर जो होता है वो है अकाउंटिंग। कि भाई इन्वेंट्री का काउंट कर लो, उसका जो काउंटिंग हो रहा है उसको अटेंड कर लो, एंड दूसरा काउंटिंग करने के बाद हमारे जो भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जो मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स बनाती है ना, फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, कि हाँ भाई इतनी इन्वेंट्री है, इतनी इन्वेंट्री है, ये फाइनल रिकॉर्ड्स को चेक कर लो कि क्या वो हमारे एक्चुअल जो काउंट रिजल्ट्स आए हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ता है। ये 2 चीजें हमें करनी पड़ती है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करने के लिए। अब जब आप इन्वेंट्री काउंट करने गए तब इसमें आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो हमारे सेम 500 वाले प्रोसीजर से आप थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो कि सर सबसे पहले हम करेंगे इंक्वायरी। इंक्वायरी किसकी करेंगे सर? मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस की, कि मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है अपने एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट ये इन्वेंट्री काउंट करने के लिए, तो हम वो इंस्ट्रक्शंस को इवेल्युएट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर? उनके ऑब्जर्व करेंगे कि भाई उन्होंने कैसा काउंट किया है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सारे प्रोसीजर्स नहीं आएंगे पहले वाले, कुछ कुछ प्रोसीजर्स आएंगे। जैसे आपका इंक्वायरी आ गया, फिर आपका ऑब्जर्वेशन आ गया कि आपने ऑब्जर्व किया काउंट को, फिर आप खुद करने गए, खुद रीपरफॉर्म करने गए उनके प्रोसीजर को, मतलब आपने खुद परफॉर्म किया टेस्ट काउंट्स। टेस्ट काउंट्स मतलब क्या? कुछ सैंपलिंग बेसिस पे आपने काउंट करके देख लिया कि भाई ये बंदा बोल रहा है कि 10 सोप पड़े इनके पास, तो मैं भी चेक कर लूंगा गिन के कि हाँ भाई इनके पास 10 सोप है या फिर नहीं। कुछ सैंपल बेसिस पे मैंने चेक कर लिया, एंड लास्ट में जो भी इन्वेंट्री आ रही है उसको मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। इंस्पेक्शन वाला जो हमारा प्रोसीजर था, इंस्पेक्ट कर लिया। तो ऐसे 4 प्रोसीजर्स मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर लिए, और मैंने इससे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में पता लगा लिया। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नोट से। सबसे पहला मेरा कैप्शन है इन्वेंट्री के बारे में। तो अगर इन्वेंट्री मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये मैं सारी चीजें करूंगा सर। बिना मटेरियल हो गए कोई चीज मटेरियल है ही नहीं तो उस पर मैं ज्यादा प्रोसीजर्स करके करूंगा क्या? अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो ही मैं ऑब्टेन करूंगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब सर ये कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैं अटेंड करूंगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। मतलब अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल है कि आप अटेंड कर ही नहीं सकते, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर जाने दो। लेकिन अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल है कि आप अटेंड ही नहीं कर सकते, तो फिर आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नीचे हम ये और अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना मान लीजिए हमें अटेंड करना पड़ता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। क्या करने के लिए सर? सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को कि भाई वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। दूसरा, हम ऑब्जर्व करते हैं परफॉर्मेंस की भाई कैसे मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर्स जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उनको कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। तीसरा, हम खुद परफॉर्म करते हैं टेस्ट काउंट्स। लास्ट में हम खुद इंस्पेक्ट करते हैं इन्वेंट्री को। फिर ये जो सारा इन्वेंट्री काउंट हो गया, उससे जो भी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड निकल के आया उस पर हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जो भी एक्चुअल हमारा इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट था वही यहां पे इन्होंने फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में निकाला है।
ठीक है, यस सर। अब जब हम अटेंड कर रहे हैं ना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला आप इंस्पेक्ट करते हैं इन्वेंट्री को, ये चेक करने के लिए कि वो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं टेस्ट काउंट्स को। मतलब यही 3 चीजें हमने यहां पे जाके लिख दी, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है सर, हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है ना, उस इंस्ट्रक्शंस के साथ लोग कंप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ने तो इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिया और पता चला जो लोग इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं वो कंप्लाई नहीं कर रहे, वो फॉलो ही नहीं कर रहे उनके इंस्ट्रक्शंस को। तो ये हम चीज क्या करेंगे, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे एंड फिर ऑडिट एविडेंस लेंगे कि जो भी मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स थे वो रिलायबल है। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट ने अपने प्रोसीजर्स लगाए हैं वो रिलायबल थे या फिर नहीं थे, ये हम चेक करेंगे, ये हम इसके बारे में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिलायबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें करेंगे जब हम अटेंड कर रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि सर अभी हम इन्वेंट्री काउंटिंग करने नहीं गए, अभी हम प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि हमें कहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितना चेक करना है, कितना चेक नहीं करना है। तो बेसिकली अब ये सारी चीजें करने के लिए मुझे कौन से मैटर्स पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, तो कौन से मैटर्स रेलेवेंट है जब मैं प्लान बना रहा हूं अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो ये मैटर्स है जो मुझे ध्यान रखने चाहिए जब मैं प्लान बना रहा हूं। सबसे पहला मुझे इन्वेंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी इन्वेंट्री है जिसका मैं इन्वेंट्री काउंट करने जा रहा हूं। दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका वर्क इन प्रोग्रेस का क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, मतलब क्या वो रॉ मटेरियल है, वर्किंग प्रोग्रेस में है, वर्किंग प्रोग्रेस में कहां पे है, फर्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज है, कौन सा स्टेज ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस है, तो मैं कितना देख पाऊंगा उसको। दूसरा ये। तीसरा, क्या रोमम है मेरी इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो इन्वेंट्री। और चौथा ये कि रोमम के अगेंस्ट उन्होंने क्या इंटरनल कंट्रोल लगा रखे हैं, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है रिलेटेड टू इन्वेंट्री। तो ये 4 चीजें मैं इन्वेंट्री से रिलेटेड देखूंगा। नेचर क्या है, क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या रोमम है और रोमम के पीछे क्या इन्होंने नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है। ठीक है, 4 चीजें मैं देखूंगा। 5वीं चीज मैं देखूंगा मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट के जो भी इन्वेंट्री सिस्टम के जो भी रिकॉर्ड है परपेचुअल, क्या वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या फिर नहीं करते। परपेचुअल मतलब क्या, नेवर एंडिंग, क्या वो बार बार जैसे ही इन्वेंट्री आती है वैसे ही अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इन्वेंट्री जाती है वैसे ही अपने सिस्टम में। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया या फिर नहीं किया, ये मैं चेक करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि भाई जो भी उन्होंने प्रोसीजर्स बताए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस बताए हैं वो सारे एडिक्वेट हैं, इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी प्रॉपर है इन्वेंट्री काउंट वाले। ठीक है, मैनेजमेंट की चीजें चेक कराऊं, मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री जो हमारा सिस्टम बनाया है वो परपेचुअल है। दूसरा, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सही है। तीसरा, क्या टाइमिंग है इन्वेंट्री काउंट करने की। चौथा, कहां इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, कहां पे मटीरियलिटी ज्यादा है, कहां पे रोमम ज्यादा है, डिफरेंट लोकेशन होंगे ना। ऐसा थोड़ी कि भाई हर एक कंपनी का एक ही फैक्ट्री होगा, अलग अलग 10 फैक्ट्री हो सकती है, लाखों फैक्ट्री मतलब हजारों फैक्ट्रीज हो सकती है। तो मुझे कहां पे मटीरियलिटी ज्यादा है, कहां पे रोमम ज्यादा है, उस बेसिस में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां पे जाना चाहिए। लास्ट में मैं ये देखूंगा क्या कोई ऑडिटर एक्सपर्ट की असिस्टेंट भी मुझे चाहिए। क्या ऐसा कोई हो सकता है कि कोई इन्वेंट्री हो जो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की इन्वेंट्री को, केमिकल हो सपोज, तो केमिकल का मुझे तो आइडिया नहीं है, वो तो बोलेंगे हाँ भाई इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें सल्फर ऑक्साइड है, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा अच्छा इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, इसमें सल्फर ऑक्साइड है कि नहीं है, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या मुझे कोई ऑडिटर एक्सपर्ट को लेके जाना चाहिए ताकि मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाऊं। ठीक है, ये चीजें मुझे चेक करनी है। क्या क्या बोला सर, सबसे पहले 4 चीजें हम इन्वेंट्री के बारे में देखेंगे, नेचर देखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टेज देखेंगे, रोमम देखेंगे, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। फिर हम मैनेजमेंट को देखेंगे कि मैनेजमेंट ने जो भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लगाया वो सही लगाया है, जो प्रोसीजर्स इंस्ट्रक्शंस इशू किए वो सही किए हैं, क्या टाइमिंग है, क्या लोकेशन है, क्या ऑडिटर्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सपोज क्या हुआ ना 31 मार्च को, यूजुअली हमारा जो भी इन्वेंट्री काउंट है वो 31 मार्च को होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है आपका जो बैलेंस शीट बनता है वो 31 मार्च का बनता है। तो अगर हमने 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंट कर लिया और 31 मार्च का बैलेंस शीट बनता है तो हमको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे बैलेंस शीट में कितना इन्वेंट्री आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि भाई उस टाइम पे किसी की तबीयत खराब हो गई, सपोज ऑडिटर की तबीयत खराब हो गई, ऑडिटर नहीं जा पाया इन्वेंट्री काउंट करने के लिए, तो अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा कि उसको किसी अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इन्वेंट्री काउंट करना पड़ेगा। वो बोला ठीक है यार मेरी 31 मार्च को तबीयत खराब हो गई थी, मैं आपका 5 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंट करने आ रहा हूं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको पहले से ही पता है कि भाई 31 मार्च को उसको कोई और काम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स है, वो इस क्लाइंट का 31 मार्च को नहीं कर पाएगा, तो बोलता है कि यार मैं तुम्हारा 25 मार्च को ही तुम्हारा इन्वेंट्री काउंट करके चला जाऊंगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट कर रहे हो अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अब ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्वेंट्री काउंट नहीं कंडक्ट कर सकते, नहीं चेक कर सकते ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। जैसे सपोज मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि भाई आपको लगा कि आपकी तबीयत खराब
खराब हो गई या फिर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स, आप इस क्लाइंट का नहीं कर सकते, तो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको अल्टरनेटिव डेट पे काउंट करवाना चाहिए। तो आप उनको बोल देना कि भाई अल्टरनेटिव डेट पे ये हमारी डेट है, इस डेट पे आप काउंट करके दे दीजिए, ठीक है। अब आपने वो काउंट करवा तो लिया, लेकिन अब आपको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ये ऑडिट एविडेंस लेने के लिए कि जो भी चेंजेस थे बिटवीन द इन्वेंट्री में जो भी चेंजेस आया। अब जैसे हमको तो 31 मार्च का ही चाहिए, हम थोड़ी बैलेंस शीट 25 मार्च की बना देंगे या फिर 5 अप्रैल की बना देंगे, बैलेंस शीट तो हम 31 मार्च की बनाएंगे। तो इस पीरियड के दौरान सपोज मैं 5 अप्रैल को कंडक्ट करने जाता हूं इन्वेंट्री काउंट, तो 31 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान जो भी चेंजेस आया है इन्वेंट्री में बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एडजस्टमेंट्स थे वो हमने कर दिए हैं। मतलब अगर 5 अप्रैल तक मैं देखूंगा कि इन दोनों बीच में अगर कोई भी परचेज हुआ है तो फिर मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा 31 मार्च को नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी सेल हुआ है तो मुझे उसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च को वो मेरे पास स्टॉक रहेगा, ठीक है। तो मेरे को ये एडजस्टमेंट्स देखने पड़ेंगे कि भाई ये एडजस्टमेंट सही से हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ठीक है। अब ये मैटर्स क्या रेलेवेंट मैटर्स है ये कंसीडर करने के लिए सबसे पहला मैं ये चेक करूंगा कि आपके जो भी परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स है उसको आपने प्रॉपर्ली एडजस्ट किया है, जो परचेज एंड सेल्स है उनको आपने प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया है। दूसरा, आपकी अगर आपने एडजस्ट कर दिया हो तो इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रिलायबिलिटी चेक करूंगा आपकी परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स की। एंड तीसरा, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में सर, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है फिजिकल काउंट में और जो भी आपके परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड है कि आपने फिजिकल काउंट किया और ये परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड देखा आपने, इन दोनों में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तो उसका आपको रीजंस पता करना है। 3 चीजें सर, सबसे पहला परपेचुअल इन्वेंटरी काउंट में एडजस्टमेंट्स कर लिया, एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई, फिर भी अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है इन्वेंटरी रिकॉर्ड और आपके फिजिकल काउंट में तो आपको उसका रीजंस पता लगाना पड़ेगा। ये 3 चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। ये 3 रेलेवेंट मैटर्स है फॉर कंसीडरेशन जब आप इन्वेंटरी काउंट कर रहे हो अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गया कि भाई हम नहीं कर पाए, हम दूसरे अल्टरनेटिव डेट पे करने चले गए और हमने ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। ये दिक्कत तो तब आएगी जब आपका जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग है वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए कि आप वो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट नहीं कर सकते। सर क्यों इम्पॉसिबल हो गया सर? नेचर की वजह से इन्वेंट्री के या फिर लोकेशन की वजह से कि आप भाई कोल माइन हो, कोल माइन वाला आपका क्लाइंट है, आपको कोल माइन के घुस के अंदर जाना पड़ेगा वो इन्वेंट्री काउंट करने के लिए, जिससे आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है। कोई सी लेवल के नीचे वाला कोई काम है, ऑयल वॉयल निकालने का काम है, आप नीचे थोड़ी जाओगे ऑयल वॉयल चेक करने के लिए, तो जान के खतरे का काम है, इसलिए आप नहीं कर सकते, इंपॉसिबल है आपके लिए वो इन्वेंट्री काउंट करना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब ये किस लिए हो सकता है सर? नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से। तो आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। मतलब बेसिकली अगर आप इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते तो आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक कर लो, कोई और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक कर लो। अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके भी आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप मॉडिफाई कर दो अपना ओपिनियन। क्यों मॉडिफाई कर दो सर? क्योंकि हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट इन्वेंट्री नहीं मिला है, ठीक है। यस सर, लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी बीवी मुझसे झगड़ा कर रही है, मेरी बीवी मुझसे मना कर रही है जाने के लिए, इसलिए मैं इन्वेंट्री काउंट इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया है, ये बहाना आप नहीं दे सकते हो। क्या बोला सर? मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट अ वैलिड रीजन, ठीक है। जनरल इनकन्वीनियंस अगर आपको हो रही है, सर बहुत उबड़ खाबड़ है, वो रास्ता खराब है, वहां नहीं जा सकते सर, बहुत खराब है, उल्टियां आने लगते हैं सर, जो भी आपका जनरल इनकन्वीनियंस वाला मैटर है वो आपके लिए एक वैलिड रीजन नहीं है कि भाई हमारा जो अटेंडेंस है वो इम्प्रैक्टिकेबल है, फिर भी आपको अटेंडेंस लेने तो जाना ही पड़ेगा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने तो जाना ही पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इससे आपकी एक और लाइन निकल के आती है जो हमने ऐसे 200 में स्किप कर दी थी। मैंने आपको बोला था कि जब हम ऐसे 501 करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वो लाइन ये है कि अगर कोई भी प्रोसीजर करने से आपको डिफिकल्टी लगती है कि यार ये प्रोसीजर करने में मुझे डिफिकल्टी हो जाएगी, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा या फिर मेरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा, और वो प्रोसीजर का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, या फिर उस प्रोसीजर का अल्टरनेटिव तो है लेकिन उससे आपको लेस देन पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलेगा, तो फिर आप उस प्रोसीजर को स्किप नहीं कर सकते। सिर्फ इन 3 रीजन की वजह से आप उस प्रोसीजर को स्किप नहीं कर सकते, आपको वो प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। जैसे इन्वेंट्री काउंट की बात आ गई कि अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी है, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, और फिर आप वो ऑडिट प्रोसीजर ओमिट करना चाह रहे हो, आप ये इन्वेंट्री काउंट स्किप करना चाह रहे हो, लेकिन इसके अलावा आप कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो
लेकिन आपको लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो फिर आप ये प्रोसीजर ओमिट नहीं कर सकते, तो फिर आप ये इन्वेंट्री काउंट खत्म नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, सिर्फ इन 3 रीजन की वजह से, डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट की वजह से। ये पर्टिकुलर पॉइंट था जो हमारा ऐसे 200 में भी आया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मतलब आपको इन्वेंट्री काउंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। अब कुछ रीजन हो सकता है कि सर हम इन्वेंट्री काउंट करने तो गए लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई हमारी इन्वेंट्री हमारे पास तो है ही नहीं, कुछ इन्वेंट्री जो हमारी है थर्ड पार्टी के पास भी है, अब उसका क्या करेंगे, उसको तो आप चेक नहीं कर सकते। हमने बोला हम ऑडिटर है, हम होशियार है, हम उसको भी चेक करके बताएंगे आपको। तो ये बोल रहा है अगर कोई इन्वेंट्री है जो कस्टडी एंड कंट्रोल में है थर्ड पार्टी की और वो मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, अगर इमटेरियल तो जाने दे यार, नहीं चेक करेंगे जा, लेकिन अगर मटेरियल है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कंफर्मेशन लूंगा थर्ड पार्टी से। मैं उनको रिक्वेस्ट रिटर्न कंफर्मेशन भेजूंगा कि तुम मुझे बताओ क्या एंटिटी की इन्वेंट्री तुम्हारे पास है या फिर नहीं है, क्या क्वांटिटी तुम्हारे पास है एंड क्या कंडीशन में है वो इन्वेंट्री जो तुमने एंटिटी के बिहाफ पे होल्ड कर रखी है। एंड हो सकता है कि मैं खुद जाके इंस्पेक्शन करके आऊं या फिर कोई अदर प्रोसीजर्स करूं जो भी मुझे सर्कमस्टेंसेस में अप्रोप्रिएट लगते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन भी ले सकता हूं या फिर मैं खुद इंस्पेक्शन करने भी जा सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। ठीक है, यस सर। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब मुझे थर्ड पार्टी पे ही विश्वास ना हो, जब मुझे उसकी इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पे ही डाउट आ जाए। सर कैसे आ सकता है इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पे? इंटीग्रिटी पे कैसे आ सकता है? उस पे बहुत सारे रेड्स हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसको इतने सारे सीबीआई एसबीआई सब लोगों ने पकड़ रखा है उसको। ठीक है, तब इंटीग्रिटी पे डाउट आ सकता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बहुत ऐसे मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब क्या, वो जो थर्ड पार्टी है वो एंटिटी की रिलेटेड पार्टी है, अब उसने जो भी कंफर्मेशन भेजा एंटिटी के फेवर में ही भेजा, तो मैं उस पे उसके ऑब्जेक्टिविटी में मुझे डाउट आ रहा है, इंटीग्रिटी पे डाउट आ रहा है, तो मैं ये प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता हूं। क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता हूं सर? अगर उसने इन्वेंट्री, जो एंटिटी की इन्वेंट्री है, उसको कहीं पे एज अ प्लेज कर रखा है, गिरवी दे रखा है, तो मैं उसका कंफर्मेशन मंगाऊंगा कि भाई हाँ आपने जो भी इन्वेंट्री, मतलब ये जो एंटिटी है इसने किसी को गिरवी दे रखी है, तो मैं उसको उससे कंफर्मेशन मंगाऊंगा कि हाँ भाई जो भी आपने इन्वेंट्री रखी है एंटिटी की वो आपके पास प्लेज्ड है एज अ कोलैटरल। कोलैटरल मतलब क्या, गिरवी रखा हुआ है आपके पास, ये आप मुझे कंफर्म कर दो। दूसरी चीज क्या, मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्ट कर सकता हूं कि हाँ भाई जो इन्वेंट्री है वो थर्ड पार्टी हेल्ड कर सकी है। चौथी चीज, तीसरी चीज क्या, मैं खुद जाके या फिर मैं किसी और ऑडिटर को भेज के थर्ड पार्टी का इन्वेंट्री काउंट करवा सकता हूं, फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री देख सकता हूं, अटेंड कर सकता हूं, या तो खुद या फिर किसी अदर ऑडिटर को अरेंज करके, क्योंकि अगर दूर की जगह होगी तो मैं अपने दोस्त वोस्त को बोल दूंगा जो भी उसके पास रहता होगा कि भाई तू जाके चेक कर रहा है इसके इन्वेंट्री काउंटिंग। और लास्ट में होता क्या है ना, जब मैं इन्वेंट्री काउंट चेक करवाने जाता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो ऑब्जर्वेशन वाला खेल आ जाता है कि भाई जिस टाइम मैं चेक कर रहा हूं उस टाइम तो इन्वेंट्री उनके पास है लेकिन पूरे दिन में नहीं हो, या फिर उनका जो इंटरनल कंट्रोल इन्वेंट्री पे वो खराब हो, तो मैं उनका ऑडिटर रिपोर्ट ले सकता हूं इंटरनल कंट्रोल फॉर इन्वेंट्री पे, कि जो भी इन्वेंट्री पे उन्होंने इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है वो इंटरनल कंट्रोल कैसा है, वो उनके ऑडिटर ने तो चेक किया होगा ना, राइट। थर्ड पार्टी का जो ऑडिटर है उसने तो चेक किया होगा उसके इंटरनल कंट्रोल, तो मैं वो रिपोर्ट भी मंगवा सकता हूं कि तुम्हारे इन्वेंट्री का इंटरनल कंट्रोल का रिपोर्ट भी मुझे दो। तो ये क्या बोल रहा है सर, अगर मुझे डाउट है इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पे थर्ड पार्टी की, तो मैं ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता हूं। मैं कंफर्मेशन मंगा सकता हूं उनसे जिनसे मैंने प्लेज रखा है एज अ कोलैटरल, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं डॉक्यूमेंटेशन, मैं खुद अटेंड कर सकता हूं, फिर किसी अनदर ऑडिटर को बोल सकता हूं थर्ड पार्टी का फिजिकल काउंटिंग अटेंड करने के लिए। एंड लास्ट में मैं कोई अदर ऑडिटर रिपोर्ट, जो भी ऑडिटर रिपोर्ट होगी उसके इंटरनल कंट्रोल फॉर इन्वेंट्री पे, थर्ड पार्टी के इंटरनल कंट्रोल और इन्वेंट्री पे, उसकी रिपोर्ट मैं ऑब्टेन कर सकता हूं। ठीक है, यस सर, ये था आपका इन्वेंट्री वाला पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो गया ऐसे 531 का। अब हम बात करते हैं आपके लिटिगेशन एंड क्लेम्स वाले पोर्शन की। तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स में हमें देखना पड़ता है कंप्लीटनेस, कि भाई क्या एंटिटी के जितने भी क्लेम्स से, जितने भी लिटिगेशन, जितने भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, क्या वो सारे के सारे पेंडिंग केसेस, सारे के सारे क्लेम्स लिटिगेशन एंटिटी ने हमें बता दिए हैं। ठीक है, तो हमें डिजाइन करना है, परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर्स, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं लिटिगेशन एंड क्लेम्स को जो इन्वॉल्व करते हैं एंटिटी को। कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊं सर, क्या डिजाइन करना है प्रोसीजर्स? 3 चीजें मुझे करनी है। सबसे पहला मुझे मैनेजमेंट से पूछना है या फिर उनके इन हाउस लीगल काउंसिल से पूछना है। सर ये इन हाउस लीगल काउंसिल मतलब क्या होगा? एंटिटी का खुद के लॉयर, जो उनके एम्प्लॉइज है, जो लीगल डिपार्टमेंट होता है ना किसी भी एंटिटी का, उसको हम बोलते हैं इन हाउस लीगल काउंसिल। तो मैं उनसे पूछूंगा और मैनेजमेंट से पूछूंगा, इंक्वायरी लूंगा कि भाई तुम ही बता दो क्या लिटिगेशन एंड क्लेम्स है। उनसे मैंने पूछा, उन पर भरोसा नहीं कर सकता, तो मैं उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी देख लूंगा कि भाई उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में तो उन्होंने डिस्कस किया होगा ना कि ये वाला केस चल रहा है, ये वाला केस चल रहा है, इसमें ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, तो इसलिए मिनट्स के मीटिंग ले लूंगा। किसके मिनट्स
किसके मीटिंग ले लूंगा सर, TCWG के, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस देख लूंगा एंटिटी और उनके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का। सर एक तो इन हाउस लीगल काउंसिल हो गया, एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्या हो गया सर, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मतलब क्या, जो लॉयर्स एंटिटी ने हायर कर रखे हैं केस लड़ने के लिए, जो एक्चुअली में कोर्ट जाते हैं उनका केस लड़ने के लिए, वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल हो गया। उसके बीच में एंटिटी और उनके बीच में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई कम्युनिकेशन है, तो उसको मैं रिव्यू कर लूंगा, क्योंकि वहां से भी मुझे पता चल जाएगा कि भाई कौन सा केस चल रहा है। एंड लास्ट में अगर ये भी करके मुझे पता नहीं चलता है, तो जो भी लीगल एक्सपेंस में उन्होंने जो भी एक्सपेंस डाले होंगे, लॉयर को पैसे पे किए होंगे तो उन्होंने एक्सपेंस डाले होंगे, तो उनका जो लीगल एक्सपेंस वाला अकाउंट होगा उसको रिव्यू कर लूंगा मैं। इसको बोलते हैं लेजर स्क्रूटिनी थोड़ा टेक्निकल टर्म में, कि भाई मैं उनका जो लीगल एक्सपेंस वाला अकाउंट है इसके नरेशन में जाके पढ़ने लग जाऊंगा कि भाई किसको कितना पे किया, किस केस के अकॉर्डिंग पे किया, फिर मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि आपने क्यों पे किया है, तो वैसे मैं लीगल एक्सपेंस को रिव्यू करने लग जाऊंगा। तो ये 3 चीजें मैं कर सकता हूं जब मैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स के कंप्लीटनेस को चेक कर रहा हूं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर आप चाहो तो आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। अभी तो हमने बस कॉरेस्पॉन्डेंस देखा था एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का, अब हम चाहें तो उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं खुद ऑडिटर डायरेक्टली। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको रोमम लगता है रिगार्डिंग लिटिगेशन ऑन क्लेम, आपको लगता है कि भाई लिटिगेशन ऑन क्लेम्स में रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, यहाँ पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, या फिर आपको लगता है कि यार कंपनी ने ना सारे मटीरियल लिटिगेशन केसेस जो भी हैं वो हमें डिस्क्लोज नहीं किए हैं, सारे के सारे लिटिगेशन केसेस कंपनी ने तो हमें डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्या बोला मैंने, आप कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। मतलब उनको लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेंगे, किसको भेजेंगे सर, एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, और उनको बोलेंगे कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करो ऑडिटर के साथ, आप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट मत करो, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करो हमारे साथ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो लेटर ऑफ इंक्वायरी है ऐसा नहीं कि हमने मैनेजमेंट को बिना बताए डायरेक्टली एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को भेज दिया, हमें मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। इनफैक्ट वो जो आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी है वो मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करेगा, बस आप उसको सेंड करोगे, समझे। तो मतलब मैनेजमेंट को हमें लूप में रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि देखो देखो मैनेजमेंट, हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं डायरेक्टली, तो आप हमें एक लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर करके दे दो, मैनेजमेंट आपको प्रिपेयर करके दे देगा, और आप वो भेज दोगे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, जिसमें आप उनको बोलोगे कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करो ऑडिटर के साथ। ठीक है, यस सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, ये तो हमारे बहुत प्राइवेसी वाला मैटर हो गया ना सर, लॉयर को तो पता होता है अंदर की बात, लॉयर को तो सारी चीजें पता होती है, कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है, पर उसके पास तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑब्वियसली उसको बोल रखा होगा ना, उनका भी तो कॉन्फिडेंशियलिटी जैसा होता ही है कि भाई आप तो सारी चीजें अपने केस की डिटेल्स आप सबको नहीं बता सकते। तो अगर लॉ एंड रेगुलेशन या फिर उनका कोई लीगल प्रोफेशनल बॉडी प्रोहिबिट करता है एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्टली विद द ऑडिटर, तो ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल तो कुछ जवाब दे नहीं रहा, क्योंकि उसको मना किया गया जवाब देने से, तो मैं एक्सटर्नल अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कर लेता हूं। ठीक है, यस सर। अब ये एक तो ये चीज हो गई कि भाई लॉ एंड रेगुलेशन या फिर लीगल प्रोफेशनल बॉडी मना कर रहा है। दूसरा, अगर हमें ऐसा लगता है ना कि भाई ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा हमारे लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी को, एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मतलब अच्छे से जांच परख के रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हवा में ऐसे रिस्पॉन्स दे देगा, तो फिर मैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता हूं थ्रू लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेज के मैं उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं। अब ये जो मैं लेटर ऑफ स्पेसिफिक जनरल इंक्वायरी में तो मैंने जनरली सारी चीज पूछी थी उनसे, लेकिन लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में मैं 3 चीजें उनसे पूछूंगा। लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में मैं 3 चीजें इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले जो भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स की लिस्ट है, जो भी मुझे पता है कि भाई उनके लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, उसकी लिस्ट में इंक्लूड करूंगा स्पेसिफिक इंक्वायरी में। दूसरा, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है कि भाई इस लिटिगेशन एंड क्लेम का क्या आउटकम आ सकता है एंड उसका क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो सकता है, वो मैं लिखूंगा वहां पे। जैसे क्या होता है ना, जैसे सपोज किसी ने हम पे केस कर दिया, मैनेजमेंट पे किसी ने केस कर दिया, एंटिटी पे किसी ने केस कर दिया, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है कि हाँ भाई इस केस में मुझे इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, इस केस में मुझे इतना कंपेंसेशन वापस आ जाएगा, इस केस में मुझे पैसा देना पड़ेगा, इसमें रिसीव होगा, इसमें हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे। तो जो भी असेसमेंट है मैनेजमेंट का हर एक लिटिगेशन एंड क्लेम्स के लिए, वो मुझे बताना पड़ेगा, वो अपने स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये है तो सही मैनेजमेंट का क्लेम, मैनेजमेंट तो अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताएगी, तो मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से पूछूंगा कि भाई आप बताइए, आप कंफर्म कीजिए कि मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है क्या वो रीजनेबल है या फिर नहीं है, क्या आपके हिसाब से भी वो जो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का असेसमेंट है वो सही है या फिर नहीं है, एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो इनकम्प्लीट है, जो मैंने जो आपको नहीं दी है, या फिर कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो मुझे वो भी बताइए कि भाई पता चला कि भाई जो लिस्ट है ये इनकम्प्लीट है, बहुत भी ज्यादा और भी ज्यादा हमारे पास लिस्ट है, कोई केस का कोई पर्टिकुलर मैटर है जो मैनेजमेंट ने हमें गलत बताया है, तो अगर कुछ इनकरेक्ट मैटर है तो उसका इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, ये 3 चीजें मैं स्पेसिफिक इंक्वायरी में उनको लिख के भेजूंगा। क्या क्या 3 चीजें सर? सबसे पहला एक लिटिगेशन लिस्ट दे दो मुझे लिटिगेशन एंड क्लेम्स की, दूसरा मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है हर एक लिटिगेशन एंड क्लेम्स के लिए, एंड तीसरा मैं आप मुझे बता दीजिए जो भी मैनेजमेंट का असेसमेंट है क्या वो रीजनेबल है या फिर नहीं है, ये कंफर्म कर दो, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट है तो मुझे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। ठीक है, यस सर। अब मैं गया मैनेजमेंट, ये तो हो गया, ठीक है, शांति से सारा मामला सुलझ गया, लेकिन शांति से अगर सारा मामला सुलझ जाता तो ऑडिट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ये बोल रहा है सर कि मैं, हो सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में मैं मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन तो छोड़ो, मैं मैनेजमेंट एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेशन तो छोड़ो, मैं उसके साथ मीटिंग करना चाह रहा हूं। मैंने बोला यार ये ना बहुत बड़ा मामला है, इसमें ना ऐसे लिख के बातचीत करना इतना वर्थ इट नहीं रहेगा, मैं डायरेक्टली मिल के आता हूं एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें ऑडिटर को ऐसा लग सकता है कि मुझे एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना चाहिए ताकि मैं लाइकली आउटकम डिस्कस कर सकूं कि इस लिटिगेशन और क्लेम का क्या लाइकली आउटकम आ सकता है। अब ये कब कब हो सकता है? जब मुझे लगता है कि भाई जो मैटर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उस पर सिग्निफिकेंट रिस्क है, और जो मैनेजमेंट है और एंटिटी का जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उसके बीच में डिसएग्रीमेंट है। ये 3 सर्कमस्टेंसेस में मैं एंटिटी के लीगल काउंसिल के साथ मीट करने जा सकता हूं, मीटिंग बिठाने जा सकता हूं। कौन कौन से 3 सर्कमस्टेंसेस है सर? ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहला इधर देखिए, कौन कौन से 3 सर्कमस्टेंसेस है? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मैटर है या फिर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है और उस सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए मैनेजमेंट और एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में डिसएग्रीमेंट है। मैनेजमेंट बोल रही है हम जीत जाएंगे, एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बोल रहा है हम हार जाएंगे, तो ये तो डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इस मैटर के लिए भी मैं मैनेजमेंट एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ मीटिंग करने के लिए जा सकता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं छुपके से चला जाऊं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के जाके ऐसे ठक 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 नॉक नॉक करके बोलूं अरे मैं तो ऑडिटर हूं इस कंपनी का, आपसे कुछ मीटिंग करने आया हूं? क्या लीगल काउंसिल मेरे मुझे भाव देगा? ऐसे बिल्कुल नहीं देगा, और ना ही मुझे ऐसा करना चाहिए एथिकली। इन्होंने ये बोला है कि आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी सबसे पहले एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पास जाने के लिए। आपने तो भाई स्पेसिफिक, अगर आपको सिर्फ इंक्वायरी करनी थी तो भी मैनेजमेंट ने आपको बना के दिया था, तो यहां तो आप मिलने जा रहे हो तो इसके लिए तो आपको स्पेसिफिकली परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ मैनेजमेंट का एक बंदा आएगा, रिप्रेजेंटेटिव आएगा मैनेजमेंट के साथ, जो आपके साथ उस मीटिंग में बैठा होगा, वो सुनेगा कि आप उससे क्या पूछ रहे हो और वो आपको क्या जवाब दे रहा है। तो मतलब प्रेशर बना के रखेगा मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव अपने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल पे। तो बोल रहा है मैनेजमेंट की परमिशन भी चाहिए एंड मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी आएगा। फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि यार हम मैनेजमेंट को बोलने गए कि यार मैनेजमेंट प्लीज हमें ना एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजमेंट ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं तुमको मिलने नहीं दे सकता तुम्हारे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, या फिर मैं तुम्हें कम्युनिकेट भी नहीं करने दे सकता हमारे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, जो तुम लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी जनरल इंक्वायरी बोल रहे हो ना, मैं मना करता हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को हमने लेटर तो भेजा लेकिन वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हमारे इंक्वायरी को, या फिर उसको प्रोहिबिट किया गया है उसके लॉज एंड रेगुलेशन से रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंड आपने बोला ठीक है चलो सर इतनी सारी चीजें हैं, हम नहीं बात कर पा रहे इवेंचुअली हमारे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो आप कर लो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सर मैंने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देख भी लिए, लेकिन उससे भी मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है। मतलब किसी भी चीज में, किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में मैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा। फिर इसके बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, एज पर एसए 705 मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, यस सर। पहले अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करेंगे, फिर उससे भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर लेंगे एज पर एसए 705। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज योर सेगमेंट इंफॉर्मेशन। कि सर हमारा जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन आता है ना, उसके लिए क्या प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे चेक करेंगे? तो ये बोल रहे हैं कि हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। कि हमारा जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुआ है। अब ये कैसे ऑब्टेन करेंगे सर? सबसे पहले हम मैनेजमेंट के मेथड को समझेंगे कि कौन सा मेथड मैनेजमेंट ने यूज किया है सेगमेंट इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए उस मेथड को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एंड दूसरा हम उस मेथड पे, उस सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे या फिर कोई अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, जैसे भी प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट होंगे सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, क्या बोला मैंने? सब दो चीज देखिए, इधर देखिए, दो चीज बोली मैंने आपको। सबसे पहला हम ये करेंगे कि जो भी मैनेजमेंट ने मेथड्स यूज किए हैं उस मैंने सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उस पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। अब वो जो मेथड डिटरमाइन कर रहे हैं ना, मेथड यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट डिटरमाइन करने के लिए सेगमेंट इंफॉर्मेशन को, उसमें सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे कि जो भी मेथड्स उन्होंने यूज किए हैं क्या वो मेथड से हम एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट ने जो मेथड यूज किए हैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, क्या उस मेथड को यूज करके हम एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला डिस्क्लोजर दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। दूसरा हमको पता चला हाँ दे सकते हैं, तो क्या हमने दिया है या फिर नहीं दिया है, तो हम एप्लीकेशन चेक करेंगे उस मेथड्स का कि भाई हाँ सच में वो थियोरेटिकली तो हम दे सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली भी हम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो अगर अप्रोप्रिएट हुआ तो हम टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन उस मेथड्स का। लास्ट में क्या मेथड्स है रेलेवेंट, क्या एग्जांपल है उन मेथड्स के जो रेलेवेंट है जब हम ऑब्टेन कर रहे हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कौन कौन से मेथड्स मुझे देखने हैं ये और अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए। ऐसे 4 मेथड्स है। और कैसे याद रखेंगे कि सर हम सेल्स का बजट बनाएंगे। सेल्स का बजट हम कैसे बनाते हैं? प्रायर पीरियड को ध्यान में रखते हुए। तो सेल्स का हम बजट बनाएंगे कंसिस्टेंट विद प्रायर पीरियड और फिर हम एलोकेट कर देंगे अपने एसेट्स को। सेल्स का बजट बना के कंसिस्टेंट विद प्रायर पीरियड्स एसेट्स को एलोकेट कर देंगे। तो ये हमारे एग्जांपल ऑफ मैटर्स है जब हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। किसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सर? उन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं जो मैनेजमेंट ने यूज किया है सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए। सेल्स, ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स देखेंगे, एलिमिनेशन करेंगे इंटर सेगमेंट्स अमाउंट्स का, कंपैरिजन करेंगे अपने बजट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ, कंसिस्टेंसी देखेंगे प्रायर पीरियड्स के साथ, एडिक्वेसी देखेंगे जो भी डिस्क्लोजर्स किए कंसिस्टेंसी के बारे में, लास्ट में एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमॉन्ग सेगमेंट्स देखेंगे कैसे एसेट्स को एलोकेट किया जा रहा है, कैसे कॉस्ट को एलोकेट किया जा रहा है सेगमेंट्स के बीच में, ये हम चेक करेंगे। और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। और ये आपका था पूरा ऐसे 501। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमारा ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, यस सर। और यहां पे हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसे 505 दैट इज योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और यहाँ पे क्या था ना कि मैंने तो पहले आपको बताया था कि हम ये पूरा जो वीडियो है ये पूरा आपका ऐसे 500, 501, ऐसे 505, 510, 520, 530 ये पूरा होने वाला है। बट सिंस यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 1 and 1.5 आवर्स खत्म हो गया है तो इसलिए हम यहाँ पे ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और फिर ये वाला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ताकि आप एक एक टुकड़े टुकड़े वाइज, जैसे आपने अभी आज 2 ऐसे किए हैं तो आप ये 2 ऐसे को बहुत अच्छे से समझ ले, फिर आप नेक्स्ट वापस से हम 2-3 ऐसे को क्लब करके आपको ये वीडियो देते रहेंगे ताकि आप अच्छे से टाइम वाइज ये वीडियो कंप्लीट कर ले। टाइम वाइज ये रिवीजन वीडियो भी हमारे सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यस सर। तो ये वाली वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने किया है ऐसे 500 और 501, कल हम लोग करेंगे ऐसे 505, 510 जितने भी हमारे होते जाते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है, यस सर। तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250, हाँ 250 लाइक्स का हम रख सकते हैं। 250 लाइक्स का लाइक टारगेट हमने रखा है। आपने जैसे पिछले लाइक टारगेट अचीव कराया वैसे प्लीज ये लाइक टारगेट भी अचीव करा लीजिएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय। आपके लिए बहुत जल्द हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है, क्वेश्चन बैंक आ रहा है एंड हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी आ रहा है जिसकी अनाउंसमेंट आपको सून बहुत जल्द होने वाली है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे। तो वहां पे भी आपको कनेक्टेड रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे भी आते रहेंगे। ठीक है, यस सर, बाय बाय।